आज कुछ मार्च के कॉम्बिनेशंस आपको बताने वाले हैं तुषार जी, और आप इसे अच्छी तरीके से जरूर ये कीजिए, सुनिए और उसको अमल में लाइए। थैंक यू वेरी मच तुषार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू यू कैन सर, थैंक स्टार्ट। यू। वॉइस क्लियर है मेरी? थोड़ा सा हल्का कम आ रहा है वॉइस। ओके, अब ठीक है? नहीं, अभी भी नहीं है। वॉइस कम है सर? हाँ, थोड़ा कम लग रहा है। बाकी लोगों को बराबर आ रहा है? एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए कि वॉइस ठीक है क्या? वॉइस वॉइस वॉल्यूम बढ़ाइए ऐसे बोल रहे हैं। कोई ओके बोल रहा है, क्लियर वॉइस है, यस है, इट्स क्लियर। कि मेरे सिस्टम से सर पूरा फुल ऑन कर रखा है। ओके, चलिए आप शुरू करिए। ठीक है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम जो एक मीटिंग लेने वाले हैं उसमें हम कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, कुछ हम एक दो ऑब्जेक्शन की बात करेंगे, और बेसिकली जो ये पूरा सेशन होगा ये एक कंसेप्ट सेलिंग के ऊपर होगा। इसमें कुछ स्टोरीज के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप किस तरह अपने कस्टमर को समझा सकते हो वो पूरा मैं समझाऊंगा। चार पांच कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे जो आप अपने कस्टमर्स को जाके समझा सकते हो। तो उस तरह से ये पूरा एक सेशन चलेगा। ये 40 to 45 मिनट्स का सेशन होगा, कुछ एक्सटेंड भी हो सकता है जब अगर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, और डिपेंड करता है कि आपका कितना पार्टिसिपेशन होगा। सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को अलाउ है? नहीं सर, अलाउड है, आपको कोर्स बनाया है। ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस सर। यस, सिर्फ आपको पावर पॉइंट शुरू करो। यस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम तुषार गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ, और मुझे कंसेप्ट क्रिएटर के नाम से एडवाइजर जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं एडवाइजर के लिए बनाता हूँ, जो कि मार्केट में ले जाके उनको सेलिंग में और क्लोजिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट हम क्यों बनाते हैं या हमारे पास क्यों होना चाहिए। सपोज कीजिए आप किसी युद्ध के मैदान में जाते हैं जहाँ पे आपको लड़ाई लड़नी है, तो कहा जाता है कि आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए: अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र। जो शास्त्र है वो होती है आपकी विद्या, जो आप किसी भी ट्रेनिंग में जुड़कर लेते हैं। जो शस्त्र है वो है एल आई सी के प्रोडक्ट जो आप कस्टमर को समझाते हैं। और जो अस्त्र हैं वो लिटरेचर, डॉक्यूमेंट या कुछ भी मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप कस्टमर को अपनी बात कहते हैं, समझाते हैं। तो ये तीन चीजें किसी भी युद्ध में लगती हैं: अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र। और यही तीन चीजें किसी भी सेल्समैन के जीवन में लगती हैं कि एक तो उसको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए, और पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो उसी के बेस पे जो है हमारा ये आज का प्रोग्राम चलेगा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक है स्किल और दूसरा है विल। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हमने अर्जुन को देखा। उनके पास बहुत ज्यादा स्किल थी, बहुत बड़े धनुर्धर थे वो, और पूरी स्किल से उनको सब कुछ आता था, पूरी विद्या उनको आती थी। लेकिन उनको हमेशा डाउट रहता था कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे थे अभिमन्यु, जिनके पास स्किल्स इतनी नहीं थी, लेकिन उनके पास विल थी। केवल विल के भरोसे ही वो चक्रव्यूह में चले गए और उसको तोड़ भी दिया था। उनके पास स्किल्स इतनी नहीं थी जितनी की अर्जुन के पास थी, लेकिन उनके पास विल पावर बहुत थी। तो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी हमें दो चीज बहुत चाहिए होती है, एक तो होती है स्किल और एक चाहिए होती है विल। तो जो भी स्किल्स हम बढ़ा सकते हैं उसमें हमारे मेंटोर का, हमारे कोच का, हमारे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो भी आपके जहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, वो आपका रोल बढ़ाते हैं आपकी स्किल्स बढ़ाने में।
लेकिन जो विल है वो दोस्तों आपको खुद ही बढ़ानी पड़ेगी, वो कोई आपको बढ़ा के नहीं दे सकता। तो विल बढ़ाने का सबसे बड़ा एक जो फॉर्मूला होता है कि आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कुछ भी क्यों चाहिए। सपोज कीजिए कल राजेश सर सेशन में कह रहे थे कि हम दुबई का ट्रिप प्लान करते हैं, और उन्होंने उसका पूरा एक रूपरेखा भी दे दी थी कि आपको कितनी पॉलिसी किस तरह से करनी है, तो हम नवंबर में दुबई के लिए दोबारा से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जब तक आप उसके लिए वाई क्लियर नहीं करेंगे कि मेरे को दुबई क्यों जाना है, तो आप कितनी भी स्किल्स लेते रहे, लेकिन अगर विल नहीं आएगी तो स्किल्स का आप यूज नहीं कर पाओगे। जो हमारा LIC एजेंसी का बिजनेस है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है नॉलेज बेस, जैसे डॉक्टर, CA, LLB, टीचर, इंजीनियर, इनका जो बिजनेस है ये नॉलेज बेस है। इनको 70% नॉलेज की जरूरत होती है और 30% एक्टिविटी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जिस प्रोफेशन में हम हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, इस प्रोफेशन में 70% एक्शन की जरूरत होती है, 30% आपको नॉलेज की जरूरत होगी। लेकिन अधिकतर एडवाइजर एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो हमेशा आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं एक्शन ले रहा हूं, जो मैंने लर्न किया है, जो भी मैंने सीखा है। अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में कि जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, या कस्टमर हमारी बातों पे राजी क्यों नहीं होता। तो दोस्तों हमारे पास दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जो एक ब्रेन केवल लॉजिक के बारे में सोचता है और एक ब्रेन क्रिएटिविटी के बारे में सोचता है। अब जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है, नंबर्स की डिमांड करता है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है, रीजनिंग करता है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक मांगता है। जब भी आप कोई बात कहते हैं, साइंस या मैथ के पीछे जाता है। तो जब भी आप कस्टमर, आपको दो तरह के कस्टमर मिलेंगे, एक होगा जो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होगा, जो लेफ्ट ब्रेन से बहुत सोचता होगा, एक होगा जो राइट ब्रेन से बहुत सोचता होगा, और कुछ कस्टमर आपको मिलेंगे जो मिक्स होंगे। जो लेफ्ट ब्रेन ब्रेन के सोचने वाले होंगे वो हमेशा आपको ऑब्जेक्शन देंगे कि रिटर्न कम है, मैं LIC में पैसा क्यों डालूं, मैं म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूं। वो आपको इस तरह के ऑब्जेक्शन देंगे। तो उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास रिसर्च होना चाहिए, और आपके पास पूरी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो लेफ्ट ब्रेन का जो थिंकर है वो कभी भी आपके साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो राइट ब्रेन के थिंकर होते हैं वो इमोशंस में सोचते हैं, वो अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, इमेजिनेशन, उनको हमेशा पिक्चर्स में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उनको एक्सप्रेशन करना है कि सर आप ये करेंगे तो कैसा होगा। वो नंबर्स में नहीं जाते, वो हमेशा पिक्चर्स में और इमेजिनेशन में, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी में, उस और कुछ क्रिएटिविटी बारे में सोचते हैं। तो ये दो चीजों पे आपको मास्टरी करनी है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है या आपका कस्टमर है, उसको आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। आपके पास LIC का पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, क्लेम सेटलमेंट के पूरे नंबर्स होने चाहिए, ये पूरी आपकी किट में होना चाहिए। दूसरी जो चीज है जो राइट ब्रेन के लिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें आपके पास कुछ स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। उसके थ्रू दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप एक कस्टमर को कैटर कर सकते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन वाला जो है वो एविडेंस मांगता है, वो आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है कि रिटर्न्स कम है, सेफ्टी कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, कॉस्ट ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी, टैक्सेबिलिटी, सर्विस या कंपनी। तो आपको इन चीजों के उनको एविडेंस देने पड़ेंगे अगर आपको लेफ्ट ब्रेन वाले को कैप्चर करना है एज ए पॉलिसी होल्डर्स। दूसरी तरफ जो राइट ब्रेन है वो इमोशन में सोचते हैं, उनको आपको बात करनी पड़ेगी फैमिली सिक्योरिटी की, फैमिली हैप्पीनेस की, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ की, डॉटर मैरिज की, वर्ल्ड ट्रिप की, चैरिटी की, स्टेटस की, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज या बिजनेस की, ड्रीम कार या ड्रीम हाउस की। तो ये दो चीजों को आपको मास्टरी करनी है दोस्तों। एविडेंस भी आपके पास पूरे होने चाहिए, और एक इमोशनल आपके पास स्टोरी और एग्जाम्पल होने चाहिए। तो अभी जैसे वुमेन्स डे आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा स्टोरी के माध्यम से। आप नोट्स बना के रखिएगा क्योंकि आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों सपोज करो
कि एक जने को एक गाय है जो उसको डोनेट करनी है और उसके पास 4 तरह के ब्राह्मण की चॉइस है। जो पहला ब्राह्मण है, रोहिणी मैम मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। जो पहला ब्राह्मण है उसकी क्या नेचर है कि वो गाय को लेगा और अगले दिन ही उसको बेच देगा। जो दूसरे तरह का ब्राह्मण है उसकी नेचर है कि वो गाय को लेगा, गाय की सेवा करेगा, जब तक गाय दूध दे रही है वो उसकी सेवा करेगा, उसके बाद वो उसको छोड़ देगा। जो तीसरे तरह का ब्राह्मण है वो उस तरह का ब्राह्मण है जो गाय की तब तक सेवा करेगा जब तक वो ब्राह्मण जिंदा रहेगा। और दोस्तों जो चौथा तरह का ब्राह्मण है वो उस तरह का ब्राह्मण है जो गाय की तब तक सेवा करेगा जब तक वो जिंदा तो है, लेकिन जब तक गाय जिंदा है वो तब तक उसकी सेवा करेगा। तो ये 4 तरह के ब्राह्मण हैं। तो आप कौन से ब्राह्मण को वो गाय दान में देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या चौथे नंबर। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेक्शन होगा तभी आप इसको थोड़ा समझ पाएंगे। दोस्तों सब कह रहे हैं चौथे नंबर के ब्राह्मण को, कि जो तब तक गाय की सेवा करेगा जब तक कि गाय है या जब तक कि वो ब्राह्मण जिंदा है। तो अपने कस्टमर को ये स्टोरी सुनाइए और उनसे एक ही सवाल पूछिए कि सर आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने अपनी बिटिया आपको कन्यादान में कौन सा ब्राह्मण समझ के दी है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कि आपने अपनी वाइफ की सिक्योरिटी के लिए कब तक की प्लानिंग की हुई है? आप समझ पा रहे हैं? कि आपको किस तरह से बात करनी है। आपको पहले ये 4 ब्राह्मण की स्टोरी बतानी है, उसके बाद आपको अपने कस्टमर से सवाल पूछना है कि सर जो इंडिया है वहां पे 2 दान की बहुत वैल्यू है, एक है गोदान और दूसरा है कन्यादान। तो गोदान की तो मैंने आपको कहानी सुनाई, कन्यादान में आपसे उनसे पूछिए कि जो आपके ससुर जी हैं उन्होंने भी अपनी कन्या का दान आपको दिया है, कौन सा ब्राह्मण समझ के दिया है, पहला ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण या चौथा ब्राह्मण? तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है? बहुत से जने कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि एक आपको एक गाय दान करनी है और आपके पास 4 तरह के ब्राह्मण की चॉइस है। जो पहला ब्राह्मण है वो इस तरह का ब्राह्मण है जो आपको गाय को अभी लेगा और कल ही उसको आगे बेच देगा। दूसरे तरह का ब्राह्मण है जो गाय की तब तक सेवा करेगा जब तक कि गाय दूध दे रही है। तीसरा ब्राह्मण वो है जो गाय की तब तक सेवा करेगा जब तक कि वो ब्राह्मण जिंदा है। और जो चौथा ब्राह्मण है वो उस तरह का ब्राह्मण है जो कहता है कि मैं गाय की तब तक सेवा करूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं और गाय जिंदा है, वो तब तक सेवा करेगा। तो हमें किस तरह के ब्राह्मण को अपनी गाय देनी चाहिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर? तो इसमें सबने कहा था कि जब तक वो जिंदा है और गाय जिंदा है उस ब्राह्मण को हम अपनी गाय दान में देंगे। तो उसी तरह आप अपने कस्टमर से पूछिए कि सर जब आपकी मैरिज हुई थी और आपके ससुर जी ने आपको कन्या दान दी थी, अपनी अपनी बिटिया का दान दिया था, तो उन्होंने भी यही सोच के दिया है कि जब तक मेरी बिटिया जिंदा रहेगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका आपने क्या प्रोविजन किया है? बस आपको ये पूछना है और वहां से आपकी इंश्योरेंस की बात चालू हो जाएगी। इसको कहते हैं कि छोटी सी स्टोरी और एग्जाम्पल से कस्टमर से बीमे की बात चालू करना। अगर सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट उसमें चलते हैं दोस्तों। आप, ये मेरे साथ रियल लाइफ का इंसिडेंट हुआ था। मैं जयपुर गया था फैमिली के साथ ट्रिप पे। तो वहाँ पे हम सफारी में भी गए थे, जू भी देखा हमने, और हमने वहाँ पे एक सर्कस लगा था वो भी देखा।
तो वहां से मेरे माइंड में एक ये कंसेप्ट आया कि ये कस्टमर को समझा सकते हैं। आप कस्टमर से कहिए कि सर आपको पता है 3 तरह के शेर होते हैं, इस पृथ्वी पे 3 तरह के शेर हैं। पहला शेर है जो जंगल में रहता है, दूसरा शेर है जो जू में रहता है, और तीसरा शेर है जो सर्कस में रहता है। तीनों शेर में क्या अंतर है? जो सर्कस का शेर है वो किसी मास्टर के थ्रू ऑपरेट होता है, उसका मास्टर उसको ऑपरेट करता है, वो लोगों के सामने अपने कर्तव्य दिखाता है, तो उसको वहां पे खाना मिलता है। दूसरा होता है जू का शेर। जू का शेर शेर दोस्तों वो होता है जो एक पिंजरे में बंद होता है, जिसको जब कोई खाना दे दे तो वो खा लेता है, नहीं दे तो नहीं खाता। तीसरा शेर होता है जंगल का शेर, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जिसको जब खाना चाहिए होता है वो तब शिकार करता है और तब खाना खाता है। उसी तरह हमारी लाइफ में 3 तरह के रिटायरमेंट होते हैं। पहला रिटायरमेंट होता है कि हम अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाएं, जो होता है एक सर्कस के जू की तरह। हमारे बच्चे हमसे कहेंगे कि ये काम करो वो काम करो, अब उनके इशारों पे हमें नाचना पड़ेगा। अगर हमने रिटायरमेंट प्लान नहीं की है तो तब जाके हमें उस घर में दाल रोटी मिलेगी। दूसरे तरह का जू होता है कि हम किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी सोसाइटी की चैरिटी पे रहें, तो जब हमें वहां से खाना मिलेगा तो हम उस पर डिपेंड रहेंगे। और तीसरे तरह का शेयर होता है या तीसरे तरह का रिटायरमेंट होता है जिसने अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान किया हुआ है, जो अपनी मर्जी से जीता है और अपनी मर्जी से रहता है। तो अपने कस्टमर से कहो कि सर अपने रिटायरमेंट के बाद आप किस तरह का शेयर बने रहना पसंद करोगे। अगर सबको क्लियर है मैसेज या जो मैं एक कंसेप्ट कहना चाहता हूं, तो एक बार चैट में क्लियर लिख दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस तरह का शेर रहना पसंद करोगे, सर्कस का, जू का, या जंगल का? तो आपके मैक्सिमम कस्टमर भी वही कहेंगे कि मैं जंगल का शेर रहना पसंद करूंगा। तो उसके लिए फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करनी है। इसको एक छोटी सी स्टोरी से और बताता हूँ दोस्तों। आ, हम सभी ने कभी ना कभी गांव देखा है और हम गांव में रहे हैं। तो मैं भी, मेरा भी ननिहाल गांव में है। तो मैंने वहां देखा था कि जो एक गाय होती है उसको तो बहुत अच्छे तरह से चारा दिया जा रहा था, बहुत अच्छी तरह से उसके वो शेड में रखा जाता था। लेकिन जो दूसरी गाय थी उसको हरा चारा ना देके भूरा चारा दिया जाता था, और शेड में ना रख के कोने में रखा जाता था। तो कोई बता सकता है कि इन दोनों गायों में क्या डिफरेंस होगा? दो तरह की गाय हमने गांव में देखी। एक गाय जिसको हरा चारा दिया जाता था, उसको बहुत अच्छे से शेड में रखा जाता था जिससे कि उसको धूप ना लगे। दूसरी गाय थी तो उसको हरा चारा ना देके भूरा चारा दिया जाता था, जिसको बासी चारा कहते हैं, और उसको एक कोने में बांधा रखा था। तो इन दोनों गांव गांव जो काव है, गाय है, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि जो पहली गाय है वो दूध देती होगी और जो दूसरी गाय है वो बिना दूध वाली होगी। तो दोस्तों आपको अपने कस्टमर से यही कहना है कि जो अभी हम हैं, हम अभी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो मतलब हम उस तरह की गाय हैं जो हम दूध दे रहे हैं। तो हमें वो सोसाइटी में वो मान सम्मान इज्जत मिल रही है अपनों से और अपने बच्चों से। आज से 20 साल 25 साल बाद अगर हम ये इनकम जनरेट करना बंद कर दें, दूध देना बंद कर दे, तो क्या हमें वही मान सम्मान सोसाइटी में मिलेगा, अपने बच्चों से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किस तरह की गाय आप हमेशा के लिए रहना पसंद करोगे, पहले नंबर की या दूसरे नंबर की? इसमें बाद में आपको एक पंच लाइन देनी है कि जो गाय हैं
वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्या आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया है क्या? तो इस तरह से आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपने कस्टमरों को समझाना है किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन की हो, चाहे वो रिटायरमेंट की हो, किसी भी चीज की। तो मैंने आपको अभी टोटल 3 एग्जाम्पल बताए, एक ब्राह्मण वाला, दूसरा 3 तरह का शेर वाला, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 तरह की काऊ वाला। क्या सबको ये क्लियर है और कैसा लगा? एक बार प्लीज आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आपके सबके रिप्लाईज के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं। आप सबको एक ऑब्जेक्शन है जो मार्केट में बहुत आता है कि कस्टमर, आप नीचे देखो, एक जना है वो रिटर्न कैलकुलेट कर रहा है कि कस्टमर आपसे कहता होगा कि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम है, हम पॉलिसी क्यों लें। किस किस को ये एग्जांपल आता है? एक बार चैट बॉक्स में आई लिखिए। जिसको भी ये एग्जाम ऑब्जेक्शन आता है, जो कहते हैं कि एलआईसी में रिटर्न कम है, तो एक बार आप आई लिखिए। इसका मैं एक ऐसा मतलब आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आपका वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप कस्टमर से कहिए कि सर, जो आप एक दोस्तों अगर नोटपैड लेके बैठे हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक प्रोसेस होती है जिसको लपैक कहते हैं, LAPAC। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, LAPAC। क्योंकि आपको आपके सामने अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो इस प्रोसेस में ही डाल के आपको उसको हैंडल करना है। तो इसको कहते हैं लपैक। एल से होता है लिसन, कि आपको ऑब्जेक्शन पहले अच्छे से लिसन करना है कि कस्टमर पूछ क्या रहा है। LAPAC, BAC नहीं, LAPAC, लपैक। लपैक में सबसे पहला है लिसन, कि आपको लिसन करना है कि कस्टमर पूछ क्या रहा है। कई बार वो ऑब्जेक्शन नहीं होता, कंसर्न होता है या कोई रीजन होता है। तो दूसरा होता है एक्नॉलेज, कि आप उसको एक्नॉलेज कीजिए कि सर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा भी यही कंसर्न होता। तीसरा होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का होता है कि सर क्या यही रीजन है कि आप ये पॉलिसी नहीं लेना चाह रहे? क्या यही रीजन है जो आपको आज ये डिसीजन लेने से रोक रहा है? तो आपको प्रोबिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उनसे प्रोबिंग नहीं करी, उनसे पूछा नहीं कि क्या यही रीजन है, तो ये ऑब्जेक्शन का आप आंसर दोगे, वो दूसरा ऑब्जेक्शन डाल देगा। तो प्रोबिंग जरूर कीजिए। उसके बाद होता है A फॉर आंसर। फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है, जो भी किस तरह का आपके कस्टमर ने ऑब्जेक्शन डाला है। जैसे मैंने पहले बताया था, या तो लेफ्ट ब्रेन वाला हो सकता है या वो राइट ब्रेन वाला हो सकता है। लास्ट में आपको करना है क्लोज। तो ये प्रोसेस में ही डाल के आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। LAPAC, लिसन, एक्नॉलेज, प्रोबिंग, आंसर एंड क्लोज। तो जैसे आपके पास आंसर आता है कि LIC में रिटर्न कम है, तो लिसन, एक्नॉलेज कि सर मैं समझ सकता हूं, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरे को भी यही लगता। तीसरा कि क्या यही रीजन है कि आप इस पॉलिसी के लिए मना कर रहे हो कि LIC रिटर्न कम देती है। उसके बाद आपको आंसर क्या देना है दोस्तों, कि सर जो आपने ये सुना कि LIC रिटर्न कम देती है, ये अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। उनसे कहिए LIC 2 तरह की रिटर्न देती है। जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, अपने कस्टमर से आप बात कीजिए। LIC 2 तरह की रिटर्न देती है। एक रिटर्न वो आपको देती है जब पॉलिसी मैच्योर होती है, जो 6-7% है, जो एक डिसेंट रिटर्न है। एक रिटर्न वो आपकी फैमिली को देती है, जो वो पॉलिसी कमिटमेंट के बाद देती है, जो सर 3000%, 4000%, 2000% भी होती है। तो LIC रिटर्न किसको दे रही है, वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में रिटर्न जा रही है। आपके हाथ में रिटर्न जा रही है
या आपकी फैमिली के हाथ में रिटर्न जा रही है, तो LIC रिटर्न कम नहीं देती। LIC एक फिक्स रिटर्न देती है, या तो आपकी फैमिली को रिटर्न देगी या वो आपको रिटर्न देगी। कौन कौन समझ पाया दोस्तों कि मैंने क्या आंसर देने की कोशिश करी है? अपने कस्टमर से कहिए कि LIC दो तरह की रिटर्न देती है, एक देती है आपको और एक देती है आपकी फैमिली को। आपको जो रिटर्न देगी वो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद देगी, जो 6 से 7% एक डिसेंट रिटर्न है। आपकी फैमिली को सर पॉलिसी कमेंसमेंट के अगले दिन से ही रिटर्न की गारंटी दे देती है, जो 3000% भी हो सकती है, 2000% भी हो सकती है, 500% भी हो सकती है। तो LIC रिटर्न कम नहीं देती। अगर आपकी फैमिली को वो रिटर्न मिल रही है तो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी रिटर्न है, अगर आपको मिल रही है तो आपके लिए एक डिसेंट रिटर्न है। तो इस तरह से आपको अब ये क्वेश्चन का आंसर करना है। होपफुली मैं आपको समझा पाया। इसको आप एक ट्रायंगल से भी बना के अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जो ऐसे नीचे आता हुआ होता है, तो ऊपर आपकी फैमिली है। अगर फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ तो फैमिली को इतना रिटर्न है, नहीं तो 20 साल तक पॉलिसी चलती है तो वो कितना रिटर्न है। अभी लास्ट में हम जीवन लक्ष्य का एक एनालिसिस आपको बताएंगे, तो उसमें जो भी आपके ऑब्जेक्शन आते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, PPF में लगा दूंगा, कहीं और लगा दूंगा, अगर आपने उस तरीके से अपने कस्टमर को जीवन लक्ष्य समझाया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वो ऑब्जेक्शन उनके आएंगे नहीं। दूसरे तरह के आ सकते हैं, लेकिन रिटर्न का या और अदर इन्वेस्टमेंट का उनको ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह हम जीवन लक्ष्य को कस्टमर को समझा सकते हैं, जिससे कि अदर इन्वेस्टमेंट के उनके जो ऑब्जेक्शन है वो कॉन्कर हो जाएं। तो ये सबको एग्जाम्पल क्लियर है? कैसा लगा सबको? तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए फूड है दोस्तों, आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन है। इस पिक्चर में हम बता रहे हैं कि आप हमेशा वर्क करते हो और दूसरे तराजू में आपकी फैमिली बैठी है और आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैंने वही बताया सर, रिटर्न यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आपकी फैमिली को रिटर्न मिलता है तो फैमिली को वो बढ़िया लगता है। तो इस पिक्चर के थ्रू वो दिखाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 3 टाइप्स ऑफ लैडर, इसको भी बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कंसेप्ट भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन और चिल्ड्रन मैरिज में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने के काम आएगा। आप अपने कस्टमर से कहिए कि सर आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 20 साल 21 साल बाद 20 लाख 25 लाख की जरूरत है, या बच्चे की मैरिज के लिए 20 लाख 25 लाख की जरूरत है। आपके पास 3 तरह की लैडर हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। लैडर 1, लैडर 2, लैडर 3। जो फर्स्ट लैडर है वो रिटर्न का लैडर है, जो म्यूचुअल फंड, शेयर, क्रिप्टो करेंसी का हो सकता है। जो दूसरे तरह का लैडर है वो रिटर्न का लैडर है, जिसमें PPF, NSC, इस तरह के सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और जो तीसरे तरह का लैडर है वो सिक्योरिटी का लैडर है। इसको आपको लक्ष्य से कंपेयर करना है या चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान से कंपेयर करना है। अब सपोज कीजिए पहले लैडर पे किसी ने अपनी पॉलिसी कराई कि मेरे को LIC कम रिटर्न देती है, उसने पहला लैडर चुना। अगर 2 साल या 3 साल बाद पॉलिसी होल्डर जो फादर है उनके साथ कुछ डिमाइस हो जाती है, तो बच्चे का भविष्य इस तरह गिर जाएगा, क्योंकि पैसे उस इन्वेस्टमेंट में जाना बंद हो जाएंगे। तो जो आपका एक ड्रीम था कि मेरे को 25-50 लाख अपने बच्चे की एजुकेशन या मैरिज के लिए चाहिए, वो नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर दूसरा लैडर है जो PPF में डाल रहे हैं या RD करा रहे हैं, तो वो भी सेम इसी तरह का है, क्योंकि ये दोनों लैडर सर दो चीजों की श्योरिटी मांगते हैं कि आप जिंदा होना चाहिए और उनको लगातार पैसे मिलते रहना चाहिए। लेकिन जो तीसरा लैडर है, जो इंश्योरेंस का लैडर है, जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अगर उसमें पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी अनिश्चित घटना घट जाती है तो ये लैडर कल एक्सीलेटर बन जाएगा और आपके बच्चे का वो भविष्य 100% सुरक्षित रहेगा जो आपने सोचा है। लैडर A, लैडर B या लैडर C, एज ए फादर आप कौन से लैडर का चुनाव करना चाहेंगे? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बताइए। 3 लैडर मैंने आपको बताए, एक है रिटर्न का,
एक है रिटर्न का, तीसरा है सिक्योरिटी का। तो कौन से लैडर पे आप अपने बच्चे का भविष्य की सिक्योरिटी रखना चाहेंगे? उसके बाद आपको कस्टमर को एक इमेज और दिखानी है दोस्तों, कि बहुत से पेरेंट्स तो सर इस तरह का लैडर अपने बच्चे को देते हैं, जो लोन लेते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। आप समझ पा रहे हैं? इस तरह का लेटर अपने बच्चों को देते हैं, जो उनपे उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही उनपे लोन डाल देते हैं। तो हमेशा तीसरे वाले लेटर, तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को समझाना है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपने प्रोडक्ट को समझाओगे तो कस्टमर समझते हैं। तो ये छोटे छोटे ही सब जो है, ये एग्जाम्पल ही हम बता रहे हैं। उसी तरह दोस्तों, आपने सबने भी देखा होगा कि एक एटीएम है, उसकी कितनी सिक्योरिटी रहती है और कितने गार्ड भी, सीसीटीवी कैमरे भी रहते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फिर स्टोरी से एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि आपको एक इमरजेंसी में 40,000 रुपये कैश की जरूरत है, क्योंकि आपका एक बहुत खास दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में कैश जमा कराना है। आप एटीएम के पास जाते हो और एटीएम से में कार्ड डालते हो, तो वहां पे इस तरह के मैसेज आते हैं। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस क्लियर है? क्योंकि कुछ मैसेज आया है कि वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, थैंक यू, क्लियर है। आप अपनी तरफ से देखिए सर, सीमा कालरा जी। तो उस एटीएम में, आप पहले एटीएम में गए जहां पे लिखा था नोट इन सर्विस, आपको बहुत अर्जेंट कैश की जरूरत है और लिखा है कि नोट इन सर्विस, तो आपको कैसा फील होगा? आप अपनी फीलिंग चैट बॉक्स में प्लीज डालिए, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए तो अपने कस्टमर से हमेशा बात कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, गुस्सा आएगा। उसके बाद दोस्तों, आप दूसरे एटीएम पे गए, वहां लिखा था आउट ऑफ ऑर्डर, तो भी हमें बहुत बैड फील होगा। तीसरे एटीएम पे गए हम उम्मीद लेके, और वहां पे लिखा आया वी कैन नॉट डिस्पेंस कैश, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। दोस्तों, एक एटीएम ऐसा भी था जो कैश विड्रॉ कर सकता था, और कुछ एटीएम ऐसे भी होते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। जो वैल्यू है ना, वो एटीएम की नहीं है, जो उसके अंदर से कैश निकल रहा है वो उसकी वैल्यू है। जब एटीएम कैश निकाल रहा है तो आप उसकी वैल्यू कर रहे हो, अगर उसमें कैश नहीं निकल रहा तो उसकी वैल्यू नहीं है। उसी तरह जब तक हम एटीएम है अपने फैमिली के लिए, हम उनको कैश दे रहे हैं। हमारा बच्चा हमारे पास आके आता है, पापा साइकिल चाहिए, ले बेटा कैश। हमारी वाइफ हमारे पास आके कहती है कि हमें यहाँ जाना है, हमारी बेटी के लिए। हम सपोज कीजिए 60 साल बाद आप सर्विस में नहीं रहे, आपका पैसा डिस्पेंस ही नहीं हो पा रहा, और वो बच्चा फिर आपके पास आके कहता है कि पापा मेरे को बिजनेस चालू करना है, मेरे को कैश चाहिए। जिस तरह आपकी फीलिंग आ रही थी एटीएम के लिए, वो सेम फीलिंग आपके बच्चों की आने लगती है आपके लिए। तो आप कैसा एटीएम रहना पसंद करोगे? जिसके पास हमेशा कैश रहे, या जो कुछ समय बाद आउट ऑफ सर्विस या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए? ये एटीएम के थ्रू भी आप अपने कस्टमर को कैश रिच रिटायरमेंट की प्लानिंग समझा सकते हैं। क्लियर है सबको? छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको सबको कैसे लग रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहला है मनी धारा, या आप लिख लीजिए कि 400 रुपये पर डे सेव करने हैं। हम आपको 50 लाख रुपए देंगे मैच्योरिटी पे, 3-3 लाख रुपए देंगे 14 साल तक, और फैमिली के लिए भी 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट देंगे। ये छोटा सा आप मैसेज बना के अपने कस्टमर को भेज सकते हो कि सर बहुत अच्छा मनी धारा का कंसेप्ट आया हुआ है। इसमें जो प्लान है, इसमें हमने 3 प्लान दिए हैं।
सबसे पहले हमने दिया है 936 25 16 7,60,000 का सम एश्योर्ड मनीधारा में। दूसरा जो हमने प्लान दिया है वो दिया है 933 25 22 13 लाख का सम एश्योर्ड, 15 साल की उसकी सेटलमेंट ऑप्शन है, जिसकी वजह से आपको ये 3-3 लाख रुपए आ रहा है। और जो लास्ट प्लान इसमें दिया है 915 25 25 वो दिया है 10 लाख का सम एश्योर्ड, जिसकी वजह से जो ये फिक्स डिपॉजिट है वो जीवन आनंद की फिक्स डिपॉजिट है। तो इसमें लाभ है, लक्ष्य है और आनंद है। 16 साल बाद प्रीमियम कम हो जाएगा, 22 साल बाद फिर प्रीमियम कम हो जाएगा, आपको 50 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिलेंगे, 3-3 लाख रुपए अगले 14 साल तक हर साल मिलेंगे और 10 लाख रुपए बच्चों के लिए भी मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको उनको अलग अलग एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे मैंने आपको बताया एटीएम का, या फिर गाय वाला, या फिर किस तरह का लोन बने रहना है। और उसके बाद आपको अपना ये कोई कॉम्बिनेशन कंसेप्ट उनको बताना है कि सर इसके लिए आपके पास मनी धारा की एक छोटी सी प्लानिंग होनी चाहिए। 400 रुपए आपको केवल पर डे बचाने हैं, आपको 50 लाख रुपए हम एज ए प्रोविडेंट फंड एक मुश्त देंगे, उसके बाद 3-3 लाख रुपए भी देंगे अगले 14 साल तक, और 10 लाख रुपए आपके बाद आपके परिवार के लिए भी रहेगा। तो ये कंसेप्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। प्लान लिख लीजिए सर, मनी धारा का 3 प्लान दिए हैं इसमें। 936 25 16 7,60,000 का सम एश्योर्ड है। दूसरा हमने दिया है 933 25 22 13 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। और तीसरा 915 25 25 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। ये सब रोहिणी मैम आपको ना शेयर भी कर देंगी प्लान डिटेल्स। बाकी ये यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो आप इसको राजेश सर के यूट्यूब चैनल पे भी दोबारा से देख सकते हैं। हाँ, मेरे स्क्रीन में आज कैमरा कुछ दिक्कत कर रहा है। दूसरा प्लान है दोस्तों 3 गुना और 5 गुना रिटर्न कंसेप्ट। ये बहुत सिंपल प्लान है, 914 नंबर टेबल है दोस्तों इसमें, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। आप पहले प्लान लिख लीजिए। 914 21 21 है, 13,50,000 का सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी 10 सेटलमेंट ऑप्शन में। दूसरा है 914 31 31 11.5 लाख का सम एश्योर्ड, और उसकी मैच्योरिटी भी है 10 सेटलमेंट में। इसमें आपको कस्टमर से कहना है कि सर 1-1 लाख रुपए आपको देने हैं 21 साल तक, उसके बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 3 गुना रिटर्न मिलेगा अगले 10 साल तक, तो मतलब 3-3 लाख रुपए मिलेंगे अगले 10 साल, और उसके बाद 5-5 लाख रुपए मिलेंगे अगले 10 साल तक, 5 गुना रिटर्न। इसके पीछे स्टोरी क्या है कि हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके आज बच्चे 12 साल 15 साल 18 साल के हैं, उनको चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग नहीं दे सकते, हम उनको चिल्ड्रन मैरिज का प्लानिंग दे सकते, क्योंकि हमारा जो भी इंश्योरेंस के प्लान है वो उनको सपोर्ट नहीं करते। तो उस कंसेप्ट के ऊपर हमने एक ये कंसेप्ट निकाला है। आप उनसे कहो कि अगर उनका बच्चा आज 15 साल का है, आप एक अज्यूम कीजिए अगर किसी का बच्चा 15 साल का है, तो आप उनसे कहिए कि सर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया है, चिल्ड्रन सेविंग हैबिट कंसेप्ट। हम देखते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो हमारी आदतें बनाती है, और हमारी आदतें कहाँ से मिलती है? जो हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि रोज सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, बड़ों का आदर प्रणाम करना चाहिए, और टाइम पे स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह की आदत हमारे पेरेंट्स ने हमको दी, जो हम आगे कल्टीवेट करते हैं। तो उसी तरह की एक आदत और आज बहुत जरूरी है बच्चों में, वो है बचत की आदत देना। क्योंकि आजकल क्या देखा गया है कि जब से ये प्लास्टिक मनी और वेस्टर्न कल्चर आया है, अधिकतर लोग EMI पे रहना चालू कर देते हैं, बचत की आदत नहीं रही है। तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट निकाला है, जो कि अगर आपका बच्चा 10 साल के ऊपर है, 15 साल 16 साल, उनके लिए बहुत अच्छा है।
सपोज कीजिए किसी का बच्चा दोस्तों 15 साल का है, कस्टमर से कहिए कि सर पहले 10 साल केवल आप अपने बच्चे के लिए सपोर्ट कर दीजिए, 1-1 लाख रुपए आप 10 साल बच्चे के लिए दे दीजिए। बच्चा जैसे 25-26 साल का होगा, आप बच्चे से कहिए कि इसका आगे का प्रीमियम, अब तुम्हारी जॉब लग गई या आपने बिजनेस चालू किया है, आपको अपने लिए खुद भरना है। 10 साल बाद 1 लाख रुपए की प्रीमियम की उतनी वैल्यू नहीं होगी। अब बच्चा 10 साल तक प्रीमियम भरेगा तो उसमें एक बचत की आदत भी आएगी, तो जैसे ही बच्चा 10 साल का प्रीमियम फुल कर देगा तो उस बच्चे को एज अ सैलरी सपोर्ट सिस्टम 3-3 लाख रुपए अगले 10 साल तक LIC की तरफ से मिलेंगे और 5-5 लाख रुपए उसके बाद अगले 10 साल तक मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट के पीछे स्टोरी है कि जहाँ पे भी हमारे ब्लॉकेज आ जाता है कि 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों के उनको क्या दें, तो उनको आप ये कंसेप्ट दे सकते हो। कस्टमर का या प्रीमियम भी ज्यादा है सर, इसको आधा कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं, जो भी बेनिफिट हैं वो आधे हो जाएंगे, लेकिन आपको वहां से एक पॉलिसी जरूर मिलेगी। आप इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड है और मैंने 25 से 30 केस केवल इन्हीं कंसेप्ट पे प्रपोज किए हैं, जिसमें बच्चों का हमने डाला है कि चिल्ड्रन सेविंग हैबिट क्यों होनी चाहिए। सेटलमेंट ऑप्शन 5 साल 10 साल 15 साल 3 तरह के में आप कर सकते हो। सेटलमेंट ऑप्शन में आप 5 साल का भी ऑप्शन होता है, 10 साल और 15 साल, इसमें हमने 10-10 साल में दिखाया गया है। तो ये 2 कंसेप्ट क्लियर है आप सभी को? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपने स्टेटस पे रखिए, यूज कीजिए। इसमें 2 प्लान है, 914 के 2 हैं। एक 21 साल का है जिसमें 13.5 लाख का सम एश्योर्ड है, और एक 31 साल का है जिसमें 11.5 लाख का सम एश्योर्ड है। थ्री एक्स और 5x रिटर्न कंसेप्ट, इस तरह से आप अपने कस्टमर को पूछ भी सकते हैं कि सर क्या आपने अपने बच्चे के लिए 3x और 5x रिटर्न कंसेप्ट की प्लानिंग की है क्या। केवल आप पूछिए कि सर आपके क्या बारे में पता है क्या 3x और 5x रिटर्न कंसेप्ट के बारे में। आप कस्टमर से पूछिए, उनको कहिए सर आपको मैं केवल समझाने आ जाता हूँ, अगर आपका मन होगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। दोस्तों हमेशा कस्टमर से अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश कीजिए। कस्टमर आपको कई बार कह सकता है कि मैं बाद में लूंगा, तो आप कस्टमर से कहिए कोई बात नहीं सर, समझ आज लीजिए, आप ले बाद में लेना, आप समझ आज लीजिए, तो आपको हमेशा अपॉइंटमेंट के चांस मिलेंगे। ये सिंपल लाभ का कंसेप्ट है कि अब आप थोड़े से पैसे अपने भविष्य के लिए बचा के आज ही सुरक्षित कर सकते हैं। तो 200 रुपए अगर आप रोज बचाते हैं तो महीने के 6,000 होते हैं, साल के 73,000 के हिसाब से आपके रिटायरमेंट पे 42 लाख रुपए मिलेंगे। इसके पीछे अगर कस्टमर कहे 200 रुपए बहुत ज्यादा है, तो फिर हमने कहा है पीछे जीवन लाभ दिया हुआ है 936-16-25 कि आप 50 रुपए भी बचाते हैं तो सर आपको 10 लाख का एक फंड क्रिएट होता है। 100 रुपए अगर आप बचाते हैं तो आपको 20 लाख का फंड क्रिएट होता है। 500 रुपए अगर कोई बचाता है तो 1 करोड़ का फंड क्रिएट होता है, और 1,000 रुपए बचाता है तो 2 करोड़ का फंड क्रिएट होता है। तो ये जीवन लाभ के कंसेप्ट के ऊपर लीफलेट डिजाइन है। तीसरा ये कन्यादान के लिए और शादी और उपहार योजना है। जो कन्यादान है वो सिंपल जीवन लक्ष्य है, 20 साल की टर्म है, 23 साल का 20 साल की PPT है, 23 साल का टर्म है। कोई 30 रुपए बचाता है तो उनको शादी के लिए 5,51,000 मिलते हैं। 60 रुपए में 10,51,000 रुपए, तो उसमें इस तरह हमने दिया हुआ है। उसके बराबर में दोस्तों जो है वो है शादी और उपहार योजना। ये जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग का एक कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई कस्टमर 5,000 रुपए के हिसाब से अपनी गुड़िया के लिए बचाता है, तो जब अगर बच्चे की एज इसमें अज्यूम है 5 ईयर, तो जब 25 साल बाद वो 30 साल के होंगे, शादी के लिए होंगे, तो 21 लाख रुपए तो उनको एक मुश्त मिलेंगे, और उसके बाद उनको लाइफ टाइम शादी के बाद पिता की तरफ से 50,000 रुपए का उपहार मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो उसमें जीवन लक्ष्य फादर को दी है, जीवन उमंग बच्चे को दी है, 2 पॉलिसी 2 लाइफ
और शादी और उपहार योजना की शादी के लिए भी पैसा मिला और शादी के बाद आपकी बेटी को हर साल आपकी तरफ से कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए उमंग की प्लानिंग करके इसमें दिखाया गया है। ये लीफलेट इंग्लिश में नहीं है, ये कल भी राजेश सर ने जो क्लास ली थी तो उसमें भी ये दिखाए गए थे, तो ये अभी हिंदी में ही है। दूसरा है जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मांगते हैं, 10 कंसेप्ट, इसमें सिंपल 936 दी हुई है, 12.5 लाख का सम एश्योर्ड है, 936 10 16 और उसकी मैच्योरिटी को 10 सेटलमेंट में डाला है। 1 लाख रुपए 10 साल तक दो, 6 साल प्रतीक्षा करो, 2.5 लाख रुपए अगले 10 साल तक लो। तो जो लोग एफडी में लगाते हैं उनको आप इस तरह का कंसेप्ट समझा सकते हैं। इसके बराबर में है 225 रुपए प्रतिदिन बचत करो 11 साल तक और मैच्योरिटी पे पाओ 31.5 लाख रुपए। इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन है, आधारशिला 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 11 साल की मैच्योरिटी, जिसकी 5 ईयर सेटलमेंट में हमने मैच्योरिटी दी है। और दूसरा जो प्लान है वो जीवन लाभ है, 13 लाख का सम एश्योर्ड है, जिसकी 25 साल बाद मैच्योरिटी आ रही है 31.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें कस्टमर को देना केवल 11 साल तक है। दोस्तों आप सिंपल जीवन लाभ कस्टमर को देखिए और ये वाला जीवन लाभ कस्टमर को देके देखिए, आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो कस्टमर का है पैसा बहुत कम जा रहा है और मैच्योरिटी सेम आ रही है। और दूसरी बात कि इसमें कस्टमर को प्रीमियम केवल 11 साल तक देना पड़ रहा है 16 साल की जगह, तो 5 साल आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तीसरी बात कि इसमें जो रिस्क कवर है, जीवन लाभ का 13 लाख और आधारशिला का 3 लाख, तो 3 लाख रुपए का हम आपको एडिशनल रिस्क कवर भी दे रहे हैं। चौथी चीज कि आपको प्रीमियम तो केवल 11 साल ही देना है, लेकिन 5 साल के लिए हम आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट का सर्टिफिकेट देते रहेंगे। तो ये 4 कंसेप्ट पे आप बात करोगे तो जो लोग सिंपल जीवन लाभ बेच रहे हैं और जो लोग ये वाला कंसेप्ट बेचेंगे तो उनको एक एडिशनल एज मिलता है कि एक तो मुझे 5 साल प्रीमियम कम देना है, मेरे का 3 लाख का सम एश्योर्ड मेरे को ज्यादा मिल रहा है। तीसरी चीज, मेरी लाइबिलिटी जल्दी खत्म हो रही है प्रीमियम की और मेरे को बिना प्रीमियम दिए हुए भी एक टैक्स सर्टिफिकेट 4-5 साल के लिए और मिलेगा। दोस्तों अगर राजेश जी ने परमिट किया तो हम फ्यूचर में एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जीवन उमंग किसी भी कस्टमर को आप 20 कैसे तरीके से बेच सकते हो। जीवन उमंग बेचने के 20 तरीके हैं। फ्लेक्सिबल टर्म प्लान कंसेप्ट के थ्रू आप बेच सकते हो, फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी प्लान के थ्रू बेच सकते हो, 3G प्लानिंग के थ्रू बेच सकते हो, बर्थडे प्लान, पीपीएफ और उमंग का कंपेयर करके आप जीवन उमंग को बेच सकते हो, ई रेंट के थ्रू आप बेच सकते हो, रेगुलर पेंशन प्लानिंग के थ्रू आप बेच सकते हो, एवरी ईयर फॉरेन टूर कंसेप्ट इसके थ्रू आप बेच सकते हो। तो इन सब के पीछे क्या स्टोरीज होती है वो सब हम उस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो 20 तरीके हैं। रिटायरमेंट EMI कंसेप्ट, ओल्ड एज इमरजेंसी फंड, अगर आपको ये 20 तरीके के थ्रू आप अपने कस्टमर को जीवन उमंग समझाओ तो कोई ना कोई एक तरीका उसको फिक्स होगा। कोई अपनी वाइफ के लिए हो सकता है वो ले, कोई हो सकता है अपने बच्चों को एज ए सैलरी सेविंग स्कीम या ग्रेचुइटी के लिए दे, कोई अपने हो सकता है पेरेंट्स के लिए ले ले। तो ये 20 तरीके हैं जीवन उमंग बेचने के। उसके दोस्तों आप कई बार कस्टमर के पास जाते हो और कस्टमर आपको इंश्योरेंस के लिए उस समय डिनाई कर देता है, मना कर देता है। तो एक छोटा सा उनके साथ एग्जांपल लीजिए, अपना फोन उठाइए और कस्टमर से कहिए कि सर आपके पास भी एक फोन होगा, उसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 300 नंबर हो, 500 नंबर हो, किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट पे 1000 नंबर हो। उनसे कहिए कि सर इसमें से कोई मेरे को ऐसे आप 3 नंबर दे दो जो इस चीज की श्योरिटी दें कि आपके ना रहने के बाद वो आपके परिवार की उसी तरह ध्यान रखेंगे जिस तरह आज आप फाइनेंशियली अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। जो आपके मोबाइल में 200 नंबर, 300 नंबर, 500 नंबर या 1000 नंबर हैं, उसमें से किसी 3 जनों के आप मेरे को नाम और नंबर बता दीजिए जो आपके परिवार की उसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प करते रहेंगे जैसे आप कर रहे हो। अगर नहीं है तो आप अपने इस मोबाइल में मेरा नंबर सेव कीजिए, क्योंकि मैं वो फाइनेंशियल हेल्प आपके परिवार को दे सकता हूं जो और कोई नहीं दे सकता। फिर आपको उनसे कहना है कि सर मैं फाइनेंशियल हेल्प कब दे पाऊंगा, जब मैं
यहां से कुछ लेके जा पाऊंगा। तीसरा है दोस्तों कि आपको ना ये चीज समझनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आप एक बाइक के सेलर हैं और आपको एक सेगमेंट में बाइक बेचनी है जो 40 से 45 साल के लोग हैं और जिनकी कंपनी उनको बाइक स्पॉन्सर करके दे रही है। 40 टू 45 ईयर्स की उनकी एज है और उनकी कंपनी उनको बाइक स्पॉन्सर करके दे रही है। तो आप उनको बाइक्स के जो फ्यूचर बताओगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, तो उससे आपको कंसेप्ट और अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग समझ में आएगी कि हम कई बार कहाँ गलत हो जाते हैं। एक 40-45 साल का एक कंपनी में ग्रुप है और वो कंपनी उनको कह रही है कि हम इन सबको बाइक देना चाहते हैं। वो आपके पास अप्रोच करते हैं कि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। कंपनी उनको बाइक स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी उनका सारा खर्चा उठा रही है, 40 से 45 साल की एज है। तो सबसे पहला आप कहाँ से उनका स्टार्ट करोगे? बहुत से जने बहुत सही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सेफ्टी बताएंगे, क्योंकि उनकी एज क्या है, 40 से 45, तो उनको सेफ्टी सबसे पहले चाहिए। दूसरा माइलेज चाहिए। प्राइस का तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि उसमें कंपनी स्पॉन्सर दे रही है। अब यही आपके पास एक कॉलेज वाले आते हैं कि हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पास आउट हो रहे हैं और इन सबको हम बाइक अपने कॉलेज की तरफ से देना चाहते हैं। तो उस समय आपके फीचर सबसे पहले क्या होगा अगर कॉलेज के 22-25 साल के लोगों को आपको देनी है? बिल्कुल सबसे पहले स्टाइल हो जाएगा। तीसरा ग्रुप है जो एक 30-35 साल का है, फैमिली मैन है और उसको खुद अपने पैसों से बाइक लेनी, लेकिन उसके बाद इतनी सेविंग नहीं है। तो उसके लिए फिर आपका सबसे पहले पॉइंट्स क्या होंगे? फाइनेंस ऑप्शन सबसे पहला पॉइंट होगा, ईएमआई ऑप्शन, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस चार्ज। तो प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन 3 अलग अलग जगहों में उसकी कैटेगरी हमने डिफरेंट कर दी। एक को हमने सेफ्टी सबसे पहले बताई, एक को हमने स्टाइल बताया और एक को हमने फाइनेंस ऑप्शन बताया। तो उसी तरह दोस्तों जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन आनंद तो एक ही है, लेकिन जब आप उन्हें अलग अलग कंसेप्ट से बताते हैं, अलग अलग किसी एग्जाम्पल से बताते हैं, तो वहां से वो डिफ्रेंशिएट क्लियर होता है। आप सभी को एक ही तरह से बताओगे तो कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आपको कस्टमर का सबसे पहले फैक्ट एनालिसिस करना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है कि उनको जरूरत क्या है। दोस्तों अगर आपके पास एक पेपर है तो आप उस पर एक बड़ा 6 बनाइए। आप उस पर एक बड़ा 6 बनाइए। उसको आप ऐसे देखो तो ये मेरी तरफ से तो 6 दिखेगा, लेकिन अगर आप सामने कोई बैठा है तो उसको वो 9 दिखेगा। एग्री? 6 आपने बनाया, उसको हम ऐसे देखें तो मेरी तरफ से तो ये 6 है, लेकिन हमारे सामने जो अगर कोई बैठा है तो उसको 9 दिखेगा। तो जो हम अपना प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेके जाते हैं, हम उसको 6 दिखा रहे होते हैं, कस्टमर उसको 9 समझ रहा होता है, तो हमारी सेलिंग नहीं होती। जब तक ये 6 और 6 मैच नहीं होंगे और 9 और 9 मैच नहीं होंगे, वो ट्यूनिंग मैच नहीं होगी और वहां पे प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो उसके लिए ये जो मॉडलिंग है कि कौन से प्रोडक्ट को किसके हिसाब से कैसे देनी है, उसको कंसेप्ट सेलिंग और नीड बेस्ड सेलिंग कहते हैं। क्लियर? क्लियर? वॉइस क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जीवन लक्ष्य का एक प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि उसके थ्रू आप अपना अगर कस्टमर को समझाते हो तो जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसके आपके ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो एक फैमिली वेलफेयर पैकेज का हम एक कंसेप्ट बहुत मार्केट में चला है। इसमें हमने दिखाया है कि आपको 149 रुपये पर डे देने हैं। थोड़ा पुराना है, थोड़ी फिगर ऊपर नीचे हो जाएगी इसकी।
उसमें हम आपको क्या देंगे, 7.5 लाख रुपए वाइफ को देंगे, 5 लाख रुपए बच्चे को देंगे, 20 लाख रुपए हम आपकी फैमिली के लिए फिक्स डिपॉजिट रखेंगे और 1.5 लाख रुपए आपको हर साल लाइफ टाइम देते रहेंगे। तो एक फैमिली वेलफेयर पैकेज है, 7.5 लाख रुपए वाइफ को देंगे, 5 लाख रुपए बच्चे को देंगे, 1.5 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम देते रहेंगे और 20 लाख रुपए आपके जाने के बाद फिर से फैमिली को देंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कस्टमर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कर सकता है। तो उसके लिए हमें फिर 4 फैक्टर देखने पड़ेंगे पहले। अब हम केस 1 देखते हैं। हमने मैच्योरिटी पे पत्नी को 7.5 लाख रुपए दे दिए, बच्चे को 5 लाख दे दिए, पति को 1.5 लाख रुपए पेंशन हर साल देते गए और 20 लाख रुपए एफडी रही फैमिली के लिए। आप म्यूचुअल फंड में डालो, पीपीएफ में डालो, आरडी में डालो, तो ये किसी में भी थोड़ा ऊपर नीचे होके इक्वल रहेगा। अब हम केस 2 देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ नॉर्मल डेथ हो जाती है तो हम तुरंत 12.5 लाख रुपए फैमिली को दे देंगे। ये जीवन लक्ष्य ही है और कुछ नहीं है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। 1,25,000 रुपए हर साल परिवार को मिलेगा मैच्योरिटी तक। फ्यूचर के सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे। पत्नी को जो 7.5 लाख रुपए मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा, बच्चों को भी 5 लाख रुपए भी मिलेगा। अब जो पेंशन आपको मिलने वाली थी 1.5 लाख रुपए वो हम पत्नी को देंगे और 20 लाख रुपए पत्नी के बाद वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा केस देखते हैं कि डेथ होती है लेकिन वो किसी एक्सीडेंट से होती है, तो 12.5 लाख की जगह वो 25 लाख की वैल्यू हो जाएगी। बाकी सारे बेनिफिट सेम रहेंगे, 1.25 लाख रुपए मिलते रहेंगे, वाइफ को भी 7.5 मिलेंगे, बच्चे को भी 5 मिलेंगे, पत्नी को 1.5 लाख मिलेगा और 20 लाख रुपए परिवार को मिलेगा। चौथा केस देखते हैं कि मेरे को डिसेबिलिटी आ गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो क्या होगा? अगर मैं अपनी इनकम अर्निंग कैपेसिटी लूज कर चुका हूं तो सारे प्रीमियम फ्यूचर के माफ हो जाएंगे, पॉलिसी फोर्स में रहेगी। 1,25,000 रुपए मेरे को 10 साल तक मिलेंगे जिससे कि मैं घर का खर्चा चलाता रहूं। मैच्योरिटी पे फिर पत्नी को 7.5 मिलेंगे, बच्चों को फिर 5 लाख मिलेंगे, पति को मेरे को फिर 1.5 लाख रुपए मिलता रहेगा और फैमिली के लिए 20 लाख रहेगा। ये 4 सिनेरियो है सर। आप कह रहे हो पीपीएफ में लगाएंगे, पीपीएफ वाले को बुला के कहो कि क्या ये केस 2, केस 3 और केस 4 को भी सिक्योर करेगा क्या? आप म्यूचुअल फंड वाले को बुला के पूछो कि क्या वो केस 2, केस 3, केस 4 को भी सिक्योर करेगा क्या? आप कहीं भी किटी डालते हो तो उनसे कहो कि केस 1 तो मेरा हमेशा सिक्योर है, मैं हूं तो सिक्योर है, लेकिन मेरे बाद अगर मैं नहीं हूं तो क्या वो 3 केस भी सिक्योर रहेंगे? तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करके आप इसको बेच सकते हो। ये सिंपल जीवन लक्ष्य है। इसमें स्प्लिटेशन ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं कि मेरे को मैच्योरिटी 30 लाख या 40 लाख मिल रही है, तो उसमें से मैंने बच्चे के लिए 5 लाख दे दी अलग से, 7.5 वाइफ को दे दी, 20 लाख रुपए हमने एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दी जहां से 4%, 5%, 6% रिटर्न आए। उसके बाद उस रिटर्न से मेरे को लाइफ टाइम जो है वो पैसा मिल रहा है और वो बाद में फिक्स डिपॉजिट मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सिंपल लक्ष्य है। आपको एक ही चीज अपने कस्टमर को बोलनी है कि सर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, पीपीएफ है, वो जो पर्सन होता है जो उसमें पैसा डाल रहा होता है उसकी डेथ के साथ ही मर जाती है, लेकिन जीवन बीमा एकमात्र ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी डेथ के बाद बड़ा हो जाता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। क्लियर? एक और कॉम्बिनेशन है मंगल आनंद। ये जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन है कि 635 पर डे के हिसाब से आप बचाइए। 15 साल बाद हम आपको 15 लाख देंगे, 20 साल बाद हम आपको 20 लाख देंगे, 25 साल बाद 25 लाख देंगे, 30 साल बाद 30 लाख देंगे, 35 साल के बाद 35 लाख देंगे और उसके बाद भी 45 लाख का एक लाइफ फंड हमेशा के लिए फैमिली के लिए रहेगा। तो जो थोड़े HNI क्लाइंट हैं जो आपको 2-2.5 लाख का आपका प्रीमियम दे सकते हैं, उनको आप ये कंसेप्ट बताइए कि सर 15 साल बाद 15 लाख मिलेंगे, बच्चे की एजुकेशन पूरी कीजिए। 20 साल बाद फिर 20 लाख मिलेंगे, बच्चे की हायर एजुकेशन पूरी कीजिए। 25 साल बाद 25 लाख मिलेंगे, बच्चे की मैरिज पूरी कीजिए। 30 साल बाद 30 लाख मिलेंगे, बच्चे को अगर कोई बिजनेस डालना है उसके लिए पैसा दीजिए। अपने रिटायरमेंट पे आप 30-35 लाख लीजिए और जब भी आप जाएंगे
तो एक 45 लाख रुपए का फंड भी अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे। तो इसके आप प्लान लिख लीजिए। इसमें जीवन आनंद की 5 पॉलिसी है। सबसे पहली 915 15 9.5 लाख का सम एश्योर्ड है। 915 20 10.5 लाख का सम एश्योर्ड है। 915 25 9,80,000 का सम एश्योर्ड है। 915 30 9 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। और 915 35 7,20,000 का सम एश्योर्ड है। फैमिली वेलफेयर पैकेज में केवल जीवन लक्ष्य दिया हुआ है। 12.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है विद टर्म राइडर। 25 साल की उसकी टर्म है। मंगल आनंद का आप लिख लीजिए 915 15 साल के लिए 9.5 लाख का सम एश्योर्ड है। 915 20 साल के लिए 10.5 लाख का सम एश्योर्ड है। 915 25 9,80,000 का सम एश्योर्ड है। 915 30 9 लाख का सम एश्योर्ड है। और 915 35 7,20,000 का सम एश्योर्ड है। क्लियर? सबको क्लियर है? प्लान आप एक बार और लिख लीजिए। 915 15 साल के लिए 9,50,000 का सम एश्योर्ड है। 915 20 10,50,000 का सम एश्योर्ड है। 915 25 9,80,000 का सम एश्योर्ड है। 915 30 9 लाख का सम एश्योर्ड है। और 915 35 7,20,000 का सम एश्योर्ड है। राजेश सर, मेरा इतना ही पीपीटी था। मेरा सेशन ओके हो गया है। आप ओके सबको सर। सेशन कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में जरूर डालिए। और दोस्तों, राजेश सर आपके लिए कितना ज्यादा पेन ले रहे हैं, कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपको ये सेशन कैसा लगा? आप अगर हर ग्रुप में आप फीडबैक डालोगे, राजेश सर को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, पेन ले रहे हैं आप सबके लिए, कि आपको कुछ अलग मिल सके, डिफरेंट कंटेंट मिल सके, अलग चीज मिल सके। तो आप अगर उनको अच्छा फीडबैक दोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो फ्यूचर में भी वो इस तरह के सेशन करते रहेंगे। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लिफलेट्स के बारे में बताया आपने सर? क्योंकि मैं उसको नहीं था बीच में। नहीं नहीं, उसके मैंने सर कॉम्बिनेशन बता दिए थे। जो 4 का हमने कल पैकेज निकाला था ना, वो मैंने पूरे समझा दिए हैं। क्योंकि वो लिफलेट्स और उसका कॉस्टिंग और ये सब बताना है ना अपने को। आप उसका वीडियो एक बार दिखा दीजिएगा। ओके ओके। दोस्तों कल भी हमने दिखाए थे, मैं वापस एक बार आपको दिखाता हूँ। जो कॉम्बिनेशंस वाले इनकी ये है, बहुत सारे लोगों ने उसकी मांग की है। ये हमारे कुछ दुबई के ये है, फोटोज है। हम वापस एक बार करने वाले ये है। एक मिनट। ये चेक साइज के लीफलेट हमने न्यू कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च किए हैं। ये लिफलेट्स है जो तुषार जी के पास ये शादी उपहार, इसके बैक साइड पे कन्यादान का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यहाँ पे LIC एडवाइज़र अपने डिटेल्स स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं लगाकर।
ये 1200 रुपये में आपको 4 पैकेट मिलेंगे। तो ऑर्डर करने के लिए हमें कॉल करें। थैंक यू। तुषार जी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जो आपको आज लीफलेट दिखाए थे ना, वो उसी की हार्ड कॉपी में है जो इस वीडियो में दिखाए हैं। तो इसमें क्या है कि 100 लीफलेट हैं और 4 तरह के पैकेट हैं, जिसमें हमने स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे एडवाइजर अपने नाम का स्टैम्प यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कोई मार्केट में एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी से, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से अपने कस्टमर से बात कीजिए और उसके बाद इस लीफलेट के थ्रू आप उनको प्लान बताइए। क्योंकि हो सकता है कोई रिटायरमेंट में इंटरेस्टेड हो, कोई अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई डॉटर के लिए हो। तो उसमें ये 8 तरह के कंसेप्ट हैं। एक में 2 कंसेप्ट हैं, एक फ्रंट में एक बैक में। तो टोटल 8 तरह के कंसेप्ट आपको मिलते हैं। इसकी 1200 रुपये कॉस्ट है और ये टोटल 100 लीफ के 4 पैकेट आपको आते हैं। और उसके साथ वो कॉम्बिनेशंस जो भी है वो आप इनको भेजेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है वो सब भेजेंगे सर। मैंने आज भी आज सारे जो भी ऑर्डर आए थे रोहिणी मैम को भेज दिए सबके कॉम्बिनेशन। हाँ, कल जिनका ऑर्डर आया था उनको आज आपने भेज दिए हैं। यस सर। कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी सर ने जो पीपीटी था उसमें आई थिंक दिया है। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि पीपीटी तो हम लोग भेजेंगे, तुषार सर भेजेंगे, मैं आपको दे दूंगा। और मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसमें ये अवेलेबल भी रहेगा। दोस्तों, हमने कल ऐलान किया था कि जिसे दुबई आना है, तो फिर से एक बार हम लोग दुबई का ये करते हैं। तो 1000 रुपये देके आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हम 20 नवंबर को हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि दिवाली जो है उसके पहले एक हफ्ता खत्म हो रही है और 20 नवंबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी। तो अगर आपको जाना है तो अभी से आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अप्रैल में हम लोग जैसे ही आप मार्च में बिजनेस करोगे, ये है दुबई का वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बताना चाहता हूँ। इमार में ही एरिया पूरा बनाया है दुबई मॉल। उस एरिया को बोलते हैं डाउनटाउन। ये है दुबई। बुर्ज खलीफा दुबई। नवंबर में यहाँ का वातावरण जो है वो ठीक रहता है। साइन बोर्ड जहाँ पे इमार के लगे वो अभी धूप आना शुरू हो गया, वहाँ पर रेगिस्तान है। लेफ्ट साइड में जो ये टावर है, ये जेल हुआ है। जुमेरा लेक नवंबर को हमको वापस जाना है वहाँ। ये सारे जुमेरा लेक टावर में लगभग सारा खर्चा मिलकर 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। गोल्ड की रिफाइनरी, फ्लाइट का भी खर्चा होता है, वीजा का भी है, गोल्ड की रिफाइनरी है। इसमें कुछ टावर ऐसे हैं जो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस होता है यहाँ ऑफिस। जिसे दुबई आने की चाहत है, ऊंचा टावर इसको अलमास 1000 रुपया देके रजिस्ट्रेशन करवाना है। में बोलते हैं डायमंड। 1000 रुपया। बाकी जो पैसा है, अगर उसको लगता है कि मार्च में उसने बिजनेस अच्छा किया, और अगर आपको लगता है कि चलो डेरा में गोल्ड सूप का हम कुछ जा सकते हैं, पैसा कमाया है, नहीं देखिए गोल्ड आ सकते हो। बोलते हैं मार्केट को। और अगर तो यहाँ डेरा में सबसे फेमस है लगता है कि नहीं जा सकते हैं, वो 1000 रुपये मेरे वापस ले लो, खत्म कर गोल्ड लो। सूप बड़ी फेमस है। लेकिन मुझे वहाँ पे गोल्ड की हिसाब से आप 1015 अप्रैल के बाद आप पैसा वापस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 रुपये की बात नहीं है। ये जो अलमास टावर है, कमिटमेंट, ये डायमंड का इसमें ऑफिस है। कमिटमेंट नहीं लगती होगी, आपको लगता होगा कि नहीं करना है तो मत करो। 1000 रुपये में मत दे दो, जैसे वैसे रहो। अप्रैल में हमें टिकट जरूर निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में ऑलरेडी साउंड है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो हमें अभी देखने को मिलेगी, मैं दिखाऊंगा। जहाँ से ऑयल निकल रहा है, क्या हुआ? समुद्र में लगाया प्लांट, फिर इन्होंने इधर दुबई में भी इन्होंने लगाया। वीडियो के साउंड की वजह से मेरा आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो दुबई का है, 1000 रुपया, ये दुबई का मिरेकल गार्डन है। 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन कर दो। देखो रेगिस्तान में गार्डन किस तरीके से है, ये आर्टिफिशियल फूल नहीं है। देखने लायक चीज है कि एक देश ने अपने आप को किस तरीके से ढाला है। और आप यहाँ पर एक लेडीज को भी देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कपड़े का वैसे ये नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है तो ऐसे ही कपड़े वैसे ही कपड़े, ऐसे कुछ नहीं है। सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर घूमते हैं। आप देख सकते हो कपड़े को कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों, अगर ख्वाहिश रखते हो दुबई की तो 40 पॉलिसी सिर्फ करो,
40 पॉलिसीज 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से भी अगर आप करते हो तो एक 10 लाख रुपए का प्रीमियम आराम से हो जाता है, जिसमें 3.5 लाख रुपए कमीशन मिलता है। नवंबर तक करोगे, मंथली के हिसाब से भी करोगे तो भी 1,75,000 कमीशन आपको आराम से आएगा और आपका दुबई आराम से हो जाएगा। लेकिन चाहत रखना बहुत आवश्यक है, एक गोल होना चाहिए अपने सामने। वो गोल आप ये करो तो आपको समझ में आएगा कि आप वो बोल सकते हो। यहाँ पर ग्लोबल विलेज है, ये है इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया का पूरा ये है। और राजेश यहाँ सर, पर देखो शिवाजी महाराज का स्टैचू है वहां पर एंट्रेंस में। ये राजेश सर, लिमोजिन गाड़ी है, बहुत आलीशान गाड़ी है। ये है गाड़ी उसकी, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है। और यहाँ पर हम लोग अभी गए थे तो आप देख सकते हो। राजेश और सर, आपको एक अगर छानपैकी यहाँ पर अमोल आना है पालेकरांनी एक चित्रपट केला होता. तो आप हाँ हेलो राजेश अभी सर, सिर्फ 1,000 रुपया आपको देना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक टोकन अमाउंट है जो आप कमिटमेंट करने वाले हो। 1,000 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। महिला दिन में ये आप लकी ड्रॉ का जो है ये भी कंसेप्ट कर सकते हो, ये भी आप दे सकते हो। ये चेक साइज के लिए कि ये है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है 1,200 रुपए का पेमेंट भी यहाँ पर ही करना है, जो तुषार जी ने बताया कंसेप्ट। और 1,000 रुपए का पेमेंट भी यहाँ पर करना है। राजेश सर, दो क्वेरी आई थी तो मैं हाँ उसका बोलो, जवाब दे दूं। ले काफी लो सर, ले लो। काफी कह रहे थे कि टर्म इंश्योरेंस का बहुत आता है कि टर्म इंश्योरेंस सस्ता है, LIC का महंगा है, तो उसके लिए कैसे जवाब दे सकते हैं उसका मैं बताना चाहूंगा। हाँ सर जरूर। कोई एक पार्टिसिपेट मेरे को चाहिए जो मेरे साथ थोड़ी बातें कर सके, क्योंकि उसके चलो थ्रू मैं ही सबको। करता हूँ, बोलिए। चलो ठीक है सर। राजेश जी, सपोज कीजिए कि या तो 1 मिनट में प्रदीप जी को अनम्यूट करता हूँ, दैट इज ओके। प्रदीप जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बोलिए आप। हाँ राइट सर. जी नमस्कार हाँ प्रदीप। बोलिए। नमस्कार सर. नमस्कार. अ, प्रदीप जी का ऑब्जेक्शन है कि जो LIC का टर्म इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा है, तो मैं LIC का क्यों लूं। तो प्रदीप राइट. जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सपोज कीजिए कि आपका बहुत अच्छा एक दोस्त है, उसका आपके पास फोन आता है कि मेरा जो क्लास फेलो है, जो आपके दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपके एरिया में एक हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में। कहते ओके. हैं कि मैं नहीं देख के आ पा रहा, आप उनको देख आइए। तो आप उनको हम्म. देखने जाते हो, डॉक्टर बराबर में खड़ा होता है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप ये विशाल जी के हैं क्या, हम्म. रिलेटिव हैं क्या। आप कहते हो कि हाँ मैं इनका रिलेटिव हूँ। तो आपको एक पर्ची देते हैं हाथ में कि ये मेडिसिन आप जल्दी से नीचे मेडिकल स्टोर पे जाइए, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, और जल्दी से जाके लेके आइए। आप नीचे मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हो, वो आपको, आप उनको पर्ची देते हो, तो आपके सामने वो 2 शीशी रख देते हैं, एक इस तरह की और एक इस तरह की। राइट. तो आप उनसे पूछते हो कि क्या है, वो कहते हैं कि जो ये शीशी है वो 2,000 की है और ये शीशी है वो 800 रुपए की है, लाइफ ठीक. सेविंग मेडिसिन है, आप कौन सी लोगे। तो मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर दोनों लाइफ सेविंग है और एक 800 की है तो एक 2000 की क्यों है. एक सर 66 साल पुरानी कंपनी है, भरोसेमंद है। एक अभी 8-10 साल पुरानी है। जो दूसरी राइट. है वो लगभग 30-40 लाख पेशेंट पे यूज हो चुकी है। दूसरी है वो अभी अभी मार्केट में आई है। कौन सी लेना चाहोगे। तो जो ट्रस्टेड होगा वही लूंगा ऑब्वियसली. कौन सी वाली, 2000 वाली या 800 2000 वाली। वाली जो पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है जो. अच्छा वही लोगे आप। हाँ राइट. क्यों। सर क्योंकि जो जब लाइफ सेविंग डोज है और इससे मेरे रिलेटिव की है, मेरे फ्रेंड की लाइफ का क्या क्वेश्चन है, उसकी लाइफ बच सकती है, तो अच्छा आई विल नॉट टेक एनी चांस. सर, आपके दोस्त का दोस्त के लिए आप लाइफ सेविंग मेडिसिन महंगी ले सकते हो, लेकिन अपनी राइट. फैमिली के लिए आप इंश्योरेंस महंगा नहीं ले सकते। वेरी ट्रू. क्यों। राइट. इस ठीक है तरह, रोशन सर. राइट. इस तरह से आपको कस्टमर को आप कहोगे तो वहां पे एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। वेरी ट्रू. दूसरा, कई बार कस्टमर आपके पीछे पड़ेगा, नहीं मेरे को आप टर्म इंश्योरेंस ही दो, मेरे को टर्म ही चाहिए, आप उनको बाहर का टर्म इंश्योरेंस दे दो। कस्टमर से एक डायलॉग हंसी हंसी में मारो कि सर जल्दी मरने की तो तैयारी कर ली, टर्म इंश्योरेंस लेके जल्दी मरने की तो तैयारी कर ली, अब रिटायरमेंट प्लानिंग करके लंबा जीने की तैयारी भी कर लेते हैं। राइट. गुड. तो ये 2 क्वेश्चन से आप
टर्म इंश्योरेंस को कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जनों के ऑब्जेक्शन आ रहे थे, तो इसलिए मैंने दिया। एक आ रहे थे कि कस्टमर का पहले से ही पॉलिसी है, तो इसमें 2-3 आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरा, एक तो जैसे मैंने जो लपैक बताया था कि सबसे पहले उनको लिसन करना, एक्नॉलेज करो, कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि सर आपके पास पहले से पॉलिसी है, इसका मतलब कि आप इंश्योरेंस में मानते हो, फैमिली सिक्योरिटी में मानते हो। बहुत सही बात है, क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमें तो लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, लोग नहीं लेते, और आपने पहले से ही बहुत सारी पॉलिसी ले रखी है। राइट। तो क्या वो पॉलिसीज का मैं नंबर लेके आपका एक फैमिली कैश फ्लो चार्ट, फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस चार्ट बना सकता हूँ? आप ये बनाइए, ठीक है। उसमें आपको लूप होल्स मिलेगा। अगर उनके पास देखो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी पॉलिसीज है और उनके पास जरूरत नहीं है, तो उनको फिर इंश्योरेंस देने की जरूरत है नहीं। अगर राइट, नहीं वेरी है ट्रू। तो वहां पे आप गैप एनालिसिस करके इंश्योरेंस दीजिए। दूसरा, अगर आपको वो अपना पॉलिसी नंबर नहीं दे रहा, तो उनसे एक सवाल पूछिए कि महाभारत सबने देखी है, मैंने भी देखी है और आपने भी देखी है। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरव 100 थे, बहुत बड़ी सेना थी, पांडव 5 थे, कौन जीता? पांडव जीते जो 5 थे, कौरव 100 थे। कौरव 100 थे। एक ही चीज पूछनी है कि सर ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, सही होने से फर्क पड़ता वेरी ट्रू, गुड, है। तो ये 2 ऑब्जेक्शन चैट में बहुत आए वेरी थे, ट्रू। तो मैंने उसका आंसर दिया। ठीक है राजेश सर, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा स्टॉप शेयर कीजिए, मुझे बात करनी है। ओके दोस्तों, देखो मैंने एक सेशन लिया था, उसमें भी मैंने यही किया था और आज भी मैं वही कर रहा हूं कि मार्च के लिए अगर काम करना है, ये तो ठीक है, तुषार जी ने आज आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए और उसका उपयोग करने के लिए आपके सामने ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। आप मुझे एक जवाब दीजिए कि आप अपनी फैमिली को कितना प्यार करते हो, फैमिली के लिए कितना चाहत है आपकी, कितना प्यार करते हो, कितने लव करते हो, फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, फैमिली को कितना लाइक करते हो, बच्चों को कितना लाइक करते हो, मुझे जवाब दीजिए। और अगर आपकी फैमिली, जैसे हमने मई महीने में दार्जिलिंग रखा है, तो आप अपने फैमिली के साथ दार्जिलिंग अगर आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अपने फैमिली के साथ, जैसे हमने नवंबर में दुबई बोला है, दुबई में आओगे तो अच्छा लगेगा। करना किसके लिए है, पैसा किसके लिए कमाते हैं हम? देखो, हम खुद बहुत कम खर्चा करते हैं अपने लिए, हम फैमिली के लिए ज्यादा खर्चा करते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूँ? फैमिली की खुशी के लिए हम बहुत काम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई रहेगा जिसकी माँ ने बहुत या पिताजी ने बहुत मेहनत किया है, तो चाहते हैं कि माँ और पिताजी को गंगटोक भेजू, सिलीगुड़ी भेजू, ये चाहते हैं हम लोग, काशी विश्वेश्वर धाम भेजू। हम अपने माँ के लिए, हम खुद के लिए खर्चा करना चाहते हैं, उनको भेजना चाहते हैं। हम अपनी आपकी पत्नी आपके लिए बहुत कुछ करती है, टिफिन से लेकर आपकी दवाई आपको देने से लेकर, अगर आपकी सेहत खराब है तो उसमें आपको ये करने बहुत कुछ करते हैं। आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। छोटे अगर बच्चे रहते घर में, आप आते हो, बेटा एक पप्पी दो, आप बोलते हो उसको। बेटी रहेगी तो बाप की, पिताजी की बहुत लाडली रहती है। ये ऐसे करते हैं हम लोग, और उसमें जो सुकून मिलता है, उसमें जो आनंद मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। तो सारी चीज हम जो करते हैं, जस्ट और जस्ट हमारे अपनों के लिए करते हैं। अब जब ये परावर्तित होता है, जब बिजनेस अगर मार्च में करना है, तो ये अगर फैमिली है और इसके लिए कुछ करना है,
तो ये मार्च में हम काम करेंगे। पर्पज, ध्यान में रखो, पर्पज, ये पर्पज को ना दिमाग में डाल दो, पर्पज। विदाउट पर्पज आप कुछ काम नहीं करो। अगर आपको पर्पज है, पर्पजफुली। अब मेरा अगर पर्पज आप ये करोगे तो मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज आप सभी को खुशी देना, आप सभी के चेहरे के ऊपर हंसी लेकर आना। आपकी फैमिली जो है, उस फैमिली का जो चेहरे है, गुलाब का फूल होता है ना, वैसे आपके फैमिली के चेहरे पर गुलाब का फूल, उस तरीके की हंसी, उस तरीके की खुशी आपके फैमिली के ऊपर, आप सभी के चेहरे के ऊपर। ये मेरा पर्पज। मैं सुबह उठता हूं उसके लिए, ये मेरा पर्पज है। कोई मेरा नंबर मांग रहा है, आप नंबर डाल दो मैडम, मेरा नंबर जो है इसमें दोनों नंबर मेरे डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो। तो पर्पज, व्हाट इज योर पर्पज? आपका क्या पर्पज है? लाइफ का पर्पज क्या है आपका? एक अगर मकसद रहेगा, एक अगर पर्पज रहेगा, एक अगर गोल रहेगा, तो आप काम करो। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो अभी डाला है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक लक्ष्य रखोगे तो काम होगा। मैं जो 40 पॉलिसी बोल रहा हूं ना, ये लक्ष्य है, क्योंकि मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। 2,000 रुपया पर मंथ, 25,000 रुपया ईयरली, इंटू 40, तो 10 लाख रुपए का प्रीमियम, 3.5 लाख रुपए का कमीशन, 2,000 रुपया मंथली। मैं आम एजेंट की बात कर रहा हूं, एकदम बॉटम एजेंट, एकदम लोअर लेवल एजेंट, जो 2,000 रुपये मंथली वाला पॉलिसी आराम से बेच सकता है। इज इट ट्रू? अगर उस एजेंट को ये समझ में आ रहा है कि मुझे ये जाना है, भले वो दार्जिलिंग हो, भले वो दुबई हो, भले कुछ भी नहीं हो, तो यार एक 10 ग्राम का सोना हो, पत्नी के लिए कुछ गहने लेने हो, माँ के लिए कुछ गहने लेने हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो मकसद होना, वो पर्पज होना बहुत आवश्यक है। विदाउट पर्पज, विदाउट गोल कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, समझा? सो जो भी है ना, उसे रिलेट करो। अगर बिजनेस करना है ना, उसे रिलेट करो अपने फैमिली के साथ। अभी हम जब दुबई गए थे ना, अभी तो हमारे साथ हमारे एक बहुत बड़े SBA है, चंद्रकांत पाटिल जी, बारामती के हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा था, और वाइफ अपने सास ससुर, मतलब वाइफ के जो माँ बाप है, वो लेके आए। हर जगह पे वो अपने पिताजी को, कहीं पर भी जाना है, हम बुर्ज खलीफा गए थे तो व्हील चेयर लेके वो, उनके लिए उसने बहुत मेहनत की। और क्यों नहीं करेगी? अपने पिताजी के लिए, अपने माँ के लिए करने में आनंद लगता है, समाधान लगता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। कब करोगे ये सवाल? कब दोगे आनंद? क्या है जीवन में? जीवन तो क्या है ना, जीवन ऐसे ही है, आता है जाता है। उसमें जो करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, माँ पिताजी के लिए करते हैं। ऐसे आप ऋण चुका सकते हो क्या? नहीं ना। ये छोटी छोटी चीजों से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। आज मेरा बेटा जो है 10वीं में है, उसकी एग्जाम चालू है।
देखते देखते मेरा बेटा इतना बड़ा होगा, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा बेटा इतना बड़ा कैसे बना। मैं अभी भी उसको वही वही उसका जो छोटा वाला जो था ना, वो बचपन मुझे अभी भी याद। आप समझ रहे हो, ये हर किसी के साथ होता है। और वो पल निकल जाते हैं हमारे हाथ से, हमारी मुट्ठी से निकल जाते हैं, और हम बोलते हैं यार मेरे वो पल निकल गए। दोस्तों, आपके भी पल आज तक तो बहुत सारे गए होंगे, और आगे भी ऐसे बहुत सारे जाएंगे। अभी भी आप अगर जागरूक नहीं होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन आपके पास है, सबसे बड़ा प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन है ये प्रोफेशन क्या है? आप अगर इसको जानो, या प्रोफेशन को, कितना कितना आसान प्रोफेशन है आपका। प्रोफेशन क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ और सिर्फ बोलना, ये आपका काम है, और कुछ काम नहीं है। जो मिलता है उससे बात करना, जो मिलता है उससे बात करना, यही आपका काम है। बातों बातों में बातों बातों में आपका काम हो जाएगा। बात कितने लोगों से बात करोगे? आप एक से बात करोगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 100 से। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का। जितनी कम बात करोगे उतने कम सक्सेस रेशियो, जितनी ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेशियो। सी व्हाट योर प्रोफेशन इज, तुम्हारा जो भी प्रोफेशन है, तुम जो काम कर रहे हो, वो काम तुम फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, बात करने के माध्यम से, फिजिकली जाकर, अभी ये जो लिफलेट लोगे ना तुषार से, ये लिफलेट ऐसे ही नहीं बांटो, फिर कुछ फायदा नहीं है। लेने का कुछ ये नहीं। 400 लोगों को मिलना, मैं 40 पॉलिसी क्यों बोल रहा हूं ना, 400 लिफलेट है, 400 लोगों से रोज 10 लोगों से मिलेंगे, रोज 15 लोगों से मिलेंगे, रोज 20 लोगों से मिलेंगे, देखकर आना, उससे बताना, ये काम है। ये काम 400 लोगों से मिलना होगा, तब जाके 40 पॉलिसीज आएगी, तब जाके 10 लाख प्रीमियम आएगा, तब जाके 3.5 लाख रुपए कमीशन आएगा। समझ रहे मेरी बात? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूं? करेक्ट बात कर रहा हूं मैं? इज इट करेक्ट? अच्छा लिखा है प्रदीप जी, आपने अच्छा लिखा है। पर्पजफुली, ये मैं बोल रहा हूं, पर्पजफुली। पर मेरा ये मकसद ही नहीं है कि यार आप हमारे साथ दुबई आओ या हमारे साथ दार्जिलिंग आओ, मत आओ यार, हमारे साथ मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे। हम तो ये एक माध्यम बन रहे हैं, उसके लिए काम नहीं कर रहे हम लोग। हम आपके आनंद के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। अब अपने अपने चले जाओ, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जब मुंबई में सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब हम मुंबई में थे एयरपोर्ट पे, तो वो पिताजी ने, वो जो हमारे साथ थे, उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, वीडियो कॉल लगाया था, और उनका बेटा, वो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो बात कर रहा था उनसे। तब भी मैं भी था, उनके साथ था, वीडियो कॉल देख रहा था। कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर कि हमारे पिताजी जा रहे हैं। उस खुशी की तुलना, कंपैरिजन किसी और से नहीं होती, नहीं हो सकती, मिलती नहीं, मिलेगी नहीं। छोटी छोटी खुशियां होती है, वो खुशियां बटर लो ना यार। उस खुशियों के लिए तो काम करना है, वही तो पर्पस है। अगर आने वाला मार्च में सच में काम करना है, तो ये पर्पस,
एक पर्पस बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ। हमने 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन का जो बोला ना दुबई का, अरे 1000 में क्या होता है, हमने क्यों बोला, वो भी रिफंडेबल के हिसाब से बोला। क्यों? क्योंकि उस बहाने लोग काम करेंगे। चल मैंने दुबई के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, लोग काम करेंगे, दौड़ेंगे, उसके लिए बोला। समझ रहे हो? नहीं तो क्या हो ना, विदाउट पर्पस काम करोगे, दिशाहीन, मालूम ही नहीं आपको कहाँ जाना है, दिशाहीन काम कैसे करोगे आप? वो विवेकानंद का हमेशा मैं किस्सा बताता हूँ कि उन्होंने पूछा, उस मोची को पूछा, जो चप्पल सिलाने वाला था, उसको पूछा, बेटा ये रास्ता कहाँ जाता है? उस मोची ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जैसे विवेकानंद ने पैर उठाया तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता जो है, ये रास्ता कन्याकुमारी जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं जवाब दिया? बोला आपने पूछा ही नहीं कि आपको जाना क्या है, आपने सिर्फ बोला कि ये रास्ता कहाँ जाता है। यहाँ पर तो 2 रास्ते हैं। जैसे आपने पैर उठाया तब मैंने बोला कि ये रास्ता है, वहां जा। तो नक्की करो ना यार, आपको जाना कहाँ है, आपको लेना कहाँ है, आपको काम क्यों करना है, इधर नक्की करो, काम क्यों करना है, किसके लिए काम करना है, किस चीज के लिए काम करना है, वो काम करने से फायदा क्या होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है, आने वाले पैसे को करना क्या करने वाले हो। हम निरुद्देश, दिशाहीन काम करते, और फिर हमें हमारे काम को दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर दिशा नहीं होगी तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें तो पैसा तब मिलेगा जब हम दिशा के अनुसार काम करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब काम करेंगे। डायरेक्शन लेस काम करेंगे तो नहीं होगा, डायरेक्शन के हिसाब से काम करो। दैट इज कॉल्ड पर्पस, पर्पसफुली काम करो। अब मुझे बताओ कितने लोगों का ये मार्च में, अभी मैंने जो बताया ना, तो मार्च में आपने क्या पर्पस डिसाइड किया, मुझे बताओ। पर्पस कुछ भी होने दो, मुझे चैट बॉक्स में डालो कि आपने क्या पर्पस डिसाइड किया मैंने ये सब बताने के बाद। वॉट एवर द पर्पस यू हैव, पहले पर्पस मुझे बताओ, आपने क्या पर्पस डिसाइड किया, क्या क्या गोल नक्की किया। गोल मतलब कौन सा गोल? वो वाला गोल नहीं, 40 पॉलिसी, 30 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, वो वाला गोल नहीं। पर्पस, आने वाले कमीशन से क्या करने वाले हो, कमीशन कितना कमाने वाले हो, मुझे गोल बताओ, मुझे वो पर्पस बताओ, आपका पर्पस बताओ। टेल मी द पर्पस। पर्सनल लोन से फ्री होना है 5 लाख, वेरी गुड। टू अर्न मनी टू हैप्पी लाइफ, नहीं ऐसे ये वाला पर्पस नहीं राजा सुरेश। पर्पस जो है ना वो मेजरेबल होना चाहिए। हाँ, मेजरेबल हो, कितना अमाउंट, ये उन्होंने रविंद्र ने लिखा 5 लाख, तो कितना, वो मेजरेबल। 5 लाख वैक्सीनेशन एट दुबई, वैक्सीनेशन, वेकेशन लिखना है आपको, ओके। 5 लाख प्रीमियम, 2 लाख कमीशन, 5 लाख प्रीमियम का 2 लाख कमीशन, ओके चलो ठीक है, 1,75,000 आता है, ओके। और कॉन्टैक्ट मोर पीपल एज क्लोजिंग एज वेल एज गुड फॉर कस्टमर बोनस एज मार्च। ये कोई पर्पस नहीं हुआ ना भाई, पर्पस तुम्हारा पर्सनल होना चाहिए। कॉन्टैक्ट मोर पीपल मतलब क्या? 5 लाख लोन फ्री करना है, ओके वेरी गुड। चेंज ऑफ डर्टी टीन इन माय हाउस, वेरी गुड, मतलब अच्छा करना है, रिन्यूअल रिनोवेशन करना है। 10 लाख प्रीमियम इन मार्च। लेकिन वो 10 लाख प्रीमियम क्यों करना है, किसके लिए करना है, वो आने वाले पैसे का क्या करने वाला है? एजेंट को कार दिलाना है, वेरी गुड। अब एजेंट को मतलब कितने एजेंट को?
कौन सी कार? 20 लाख हाउस, 20 लाख रुपया कमीशन, अगर कमीशन आने वाला है आपको, 20 लाख रुपए का घर आपको लेना है, 20 लाख रुपए का कमीशन आने वाला है, या डाउन पेमेंट कुछ करने वाले हो तो डाउन पेमेंट का अमाउंट आने वाला है, ये होना है पर्पसफुली काम करो। ईएमआई पर लेने वाले तो उसके लिए डाउन पेमेंट लगेगा आपको, कम से कम 5 एजेंट्स को, कम से कम 5 नहीं, एक पक्का करो। और वो मार्च के बाद देना है क्या? माय सन मैरिड, ओके, उसके लिए okay. अच्छी बाइक लेना है 1.5 लाख। अच्छी मतलब कौन सी? उसमें भी एक ब्रांड होता है, उस ब्रांड को मार्च में 5 लाख कमिशन कर, किसके लिए बाळासाहेब? 5 लाख कमिशन कशासाठी? कोणासाठी? त्या 5 लाखाने 5 लाख कमिशन काय करणार? त्या 5 लाखाचं कमिशनचं किसके लिए? वो उसका कमीशन का करने वाले क्या हो? जैसे आपको मालूम है हमारा शिमला कुल्लू मनाली का टूर हुआ था ना, तभी हमने डिसाइड किया था कि सिंगापुर जाना है, कोलकाता दार्जिलिंग घुमाना है। वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड। तो हमने वो शिमला कुल्लू मनाली की इसमें बताया था कि हमारी चर्चा चल रही थी सिंगापुर जाना है। तो हमारे एक बाला साहेब करके, एक बाला साहेब जगताप करके एक बारामती के एजेंट है, उन्होंने बोला सर सिंगापुर रहने दो सर, दुबई करो। तो वो बाला साहेब जगताप के लिए मैंने दुबई बोला, चलो ठीक है दुबई करेंगे, चल बाला साहेब तू आने वाला है। और आखिर में बाला साहेब आए ही नहीं। जो बाला साहब के लिए मैंने दुबई किया, सिंगापुर से दुबई हुआ, वो बाला साहब आए ही नहीं। सो ये क्या हो गया कि उन्होंने जो बोला वो हवा में बोला, इसका मतलब उनकी वजह से दुबई टूर हुआ, हमारा हो गया, वो आए नहीं। समझे आप? सो वो नहीं होना चाहिए। एक नक्की करोगे, एक टारगेट। आप कभी भी देखो, जो ये होता है ना, शेर होता है, शेर जब भी कभी हिरन को पकड़ेगा तो वो कैसे करता है, देखो उसका पूरा उसका जानकारी ले लो। पहले तो क्या करता है वो कि हिरन का झुंड को देखता है शेर, वो ठीक तरीके से उस हिरन के झुंड को ऑब्जर्व करता है। आप डिस्कवरी में देखो या कोई वीडियोस में देखो आप यूट्यूब पे, वो पहले ऑब्जर्व करता है। वो पहले ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, किसी एक हिरन को वो चुनता है, किसी एक को ही चुनता है वो। फिर वो आहिस्ता 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 चलते आता है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसी हिरन की तरफ रहती है। और फिर जब उसको पता चलता है कि अभी मैं यहाँ से यहाँ दौड़ूंगा, मैं इतने मिनट में दौड़ने वाला हूँ, मैं जब दौड़ना शुरू करूंगा तो वो हिरन भी दौड़ेगा, तो वो हिरन इस तरफ जाएगा, उसका पूरा अंदाजा नक्की होता है, वो इस तरफ जाएगा तो मैं भी इस तरफ जाएगा, मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, और फिर मैं वो हिरन को कैच करूंगा। फिर मैं जब कैच करूंगा तभी मैं यहाँ पर पकड़ूंगा, उस हिरन को यहाँ पर पकड़ूंगा तो वो उसकी सांस जो है वो रुक जाएगी और वो बहुत जल्दी मर जाएगा। और फिर मैं उसको, और मैं यहाँ पर जब पकड़ूंगा तो मैं इतनी जोर से पकड़ूंगा, इतने नाखून इतने जोर से, कि ताकि वो छूट ना जाए। अब जब ये शेर दौड़ना शुरू करता है, जाना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, तब दूसरे भी हिरन भागना शुरू करते हैं, दूसरे वाले। ये तो भागता ही है लेकिन दूसरे भी जाते जाते, कभी ऐसा होता नहीं है, कभी आपने देखा है कि वो जो शेर है उसको लगता है यार ये हिरन ना, ये हिरन ऐसा दुबला पतला है, ये काम का नहीं है, चलो मैं तो फिर वो उसके तरफ भागता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो जो हिरन चूज करता है उसी हिरन के पीछे जाता है, उसी हिरन को पकड़ता है, उसी हिरन का वो बराबर से उसने मेजरमेंट लिया होता है, और वो वैसे ही करता है जैसे उसने यहाँ पर तय किया है। तुम्हारा हिरन क्या है वो तुम तय करो, तुम्हारा पर्पस क्या है तुम तय करो, और वो पर्पस के हिसाब से काम करो, फिर भागो। और भागो तो ऐसा भागो कि पूरा प्लानिंग करके भागो। और इसीलिए हम 40 पॉलिसी बोले। 40 पॉलिसी
हमने कहां से बोला 400 लिफलेट, 400 लिफलेट में 400 लोगों को मिलना है। अब आज तारीख 4 है, ठीक है, बचे हुए दिन जो है वो 27 दिन बचे हुए हैं। 27 दिनों में 400 लोगों को मिलना है। ऊपर के 3 अप्रैल तक अपने को बोनस मिलता है और दिन मिलते हैं, लेकिन 31 तारीख तक समाप्त होगा, ऐसा समझ लो। 27 दिन, 27 दिनों में अपने को मिलना कितने लोगों को है? 400, बराबर। तो 400 लोगों को अगर मिलना है, 4 लोगों को मिलोगे तो 108 लोग होते हैं, 5 लोगों को मिलोगे तो 135 लोग होते हैं, 10 लोगों को मिलोगे तो 270 लोग होते हैं, बराबर, ठीक है। 20 लोगों को मिलोगे तो 540 लोग होते हैं। 400 लोगों को मिलना है तो करीब एक 17-18 लोगों को मिलना पड़ेगा। तो देखो, अभी ये आपके ऊपर है कि आप इनको मिलते कैसे हैं, आप कैसे कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप सुबह, आप सर्विस में हो ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ, आप काम पे काम जब करते हो, दूसरा भी कुछ काम करते हो, आप पार्ट टाइम हो ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ। फुल टाइम है तो प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन पार्ट टाइम अगर हो आप सुबह ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो, बाजू वाला जो भी आदमी है उससे आप बात कर सकते हो। वहां पर आप 3-4 कॉल वहीं पर कर सकते हो, 3-4 लोगों को वो पैम्पलेट दे सकते हो। अब ऑफिस में जाते हो, कम से कम एक आदमी से तो बात कर ही सकते हो। ऑफिस में आपको लंच होता है, लंच टाइम थोड़ा जल्दी करके आप नीचे जाते हो, नीचे पान वाला है, दुकान वाले हैं, वहां पर आप जाके 2-4 लोगों से तो आराम से मिल सकते हो। फिर आप शाम को वापस आते हो, तभी आप वापस ट्रेन में आते हो, तभी भी आप 3-4 लोगों से मिल सकते हो। स्टेशन पे उतरते हो, जाते जाते आप 2-4 लोगों से और मिल सकते हो, समझे आप। घर पे आने के बाद अपने आजू बाजू में कोई है, नेबर है या कोई है, या घर पे आना ही नहीं है पहले, दूसरा किधर जाके 4-5 लोगों से, तुम्हारे पुराने कस्टमर है या दूसरे कोई उनके जाके मिल सकते। ऐसे करके आप 17-18 लोगों का आराम से पूरा कर सकते हो, पार्ट टाइम काम करते करते। जहां चाह है वहां राह है, where there is a will there is a way। ये आपको करना होगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्त, मेहनत करना ही होगा। इसके लिए, खुद के लिए पर्पस डिसाइड करो, उस पर्पस के पीछे भागो तो काम आसान होता है। चलो अभी लास्ट पूछता हूं, कितने लोग जो है, कितने लोग जो है वो यहाँ पर 1200 रुपए का वो लिफलेट लेना चाहेंगे, मुझे जरा चैट बॉक्स में डालेंगे। घर लेना चाहते हो, घर भी हो जाएगा। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको भेज दो। यस, नंबर था मैडम, आपका आपका कुरियर भी गया है, वो आ जाएगा आपको कल परसों में। ठीक है, फटाफट काम करना शुरू करो, ठीक है। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ लास्ट में, थोड़ा वेट कीजिए, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। किधर गया मेरा? एक मिनट, आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। अगर आ सकता है, देख सकता है आपको, तो वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा।
एक ही मिनट दीजिए मुझे, वीडियो काम का है आपका। एक ही मिनट। ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, अगर इंश्योरेंस की बात होती है तो LIC को हम भूल नहीं पाते हैं, और इसी के बारे में आज हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। लाखों लोग LIC की पॉलिसी पर भरोसा जताते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें खरीदते हैं। इसके लिए लंबे समय तक प्रीमियम भी भरते हैं। इसी तरह LIC की एक पॉलिसी आती है जिसमें आपको सिर्फ 44 रुपए उमंग पॉलिसी है, लंबी बढ़ते हैं। इसी तरह LIC की एक पॉलिसी आती है जिसमें आपको सिर्फ 44 रुपए प्रतिदिन देकर तकरीबन 28 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये पॉलिसी काफी पॉपुलर है। LIC की शानदार पॉलिसी का नाम जीवन उमंग पॉलिसी है। लंबे समय तक के इन्वेस्टमेंट वाली इस पॉलिसी से लोगों को एक समय के बाद हर साल फिक्स इनकम आने लगेगी। इस पॉलिसी का एक और फायदा है, वो है कि ये आपको 100 साल तक के लिए कवर करती है। जी हाँ, LIC की जीवन उमंग पॉलिसी के अनुसार अगर आपको तकरीबन 28 लाख रुपए का फायदा लेना है तो आपको महीने भर में सिर्फ 1302 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। इस हिसाब से रोजाना ये लगभग 44 रुपए के आसपास पड़ता है। अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम भरते हैं तो साल भर में आपको तकरीबन 15,298 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इस तरह से आप इस पॉलिसी को 30 सालों के लिए लेते हैं तो फिर आप कुल राशि 4.58 लाख रुपए जमा करेंगे। इस तरह से 30 साल से 100 साल के बीच आप तकरीबन 27,60,000 रुपए हासिल कर सकते हैं। निवेशक की आकस्मिक मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में इस पॉलिसी के तहत टर्म राइडर बेनिफिट भी उपलब्ध है। बाजार जोखिम का इस नीति पर कोई असर नहीं पड़ता है। LIC के राजस्व और नुकसान का इस नीति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अगर कोई LIC जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहता है तो उसे कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा कराना होगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि नीचे मैंने मेरा फोटो और नाम और ये डालना है। आपको चाहिए ऐसा, आपका फोटो और नाम डाल के चाहिए आपको? आप लोगों को चाहिए? एडवर्टाइज हो जाएगा आपका। आपका नाम फोटो चाहिए डाल के चाहिए आपको? आप महिला दिन में के लिए या आपको भी पर बहुत अच्छा एडवर्टाइज कर सकते हो आपको इसका। इसका कॉस्टिंग है ना सिर्फ 99 रुपीज है, ओनली 99 रुपीज, सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये मिलेगा। आपका नाम, फोटो, चाहिए आपको तो जैसे मैंने कहा कि आपको वहां पर ये नंबर पे आपको 99 रुपीज भेजना है। तो जो 1200 रुपए जिनको नहीं भेजना है, कम से कम में भी कर सकते हैं, ये भेजो हर एक को। लेकिन वापिस वही है, हर एक को जाके वीडियो दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ भेजते रहोगे, स्टेटस पे रखोगे, कोई आपके दरवाजे पे आएगा नहीं। इंश्योरेंस ये ना आग्रह की विषय वस्तु, ये ध्यान में रखो। लोगों को जाके आग्रह करना पड़ता है, आग्रह, हाँ, दिखाना पड़ता है। वीडियो चला गया, वो वीडियो मैं आपको वापस भेजूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, समझे? तो आग्रह करना पड़ता है लोगों को।
तो ये नंबर पे आपको 99 रुपीज भेजो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो अभी बहुत देर हो गई है एंड आप लोग जो है उनके लिए उनका बहुत आभारी हूं मैं, क्योंकि आप लोग बहुत साथ देते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर मेरा जो भी उत्साह है वो उत्साह बढ़ाते हैं आप, आपकी वजह से। बाकी तो आपके लिए प्रार्थना तो करते रहता हूँ, काम तो मैं मेरा भी करते रहता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद की वजह से ब्रांच में नंबर 1 हूँ और मेरे एजेंट्स भी अच्छे काम करते हैं। बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। हमारे ये अविनाश जी जो है ये हमारे साथ दिल्ली में थे, शिमला कुल्लू मनाली में थे। अविनाश बोला, अविनाश देवगरे जी बोला। हाँ सर बोला। बोलिए बोलिए। हॅलो हाँ बोला बोला। हाँ सर आम्ही येणारच पूर्ण येणार आहात या. हा दार्जिलिंग उद्याच पैसे पाठवून देतो वाटल्यास रोहिणीताई पाठवा पाठवा पाठवा. गेल्या वेळेला खूप उशीर झालेला तुम्हाला. हो आता यावेळेस लगे आधी आणि मी तुम्हाला ते तिकीट बुकिंगचे पैसे मुंबईला पाठवून देईल. माझे एरोप्लेनचं पण तिकीट बुक करचा. हो हो चालेल. काय आणि सर त्या चिल्लाचा नंबर आहे का ते बिदरवाले मी त्यांना पण घेतो मग. कोण चिल्ला? चिल्ला बिदरचा संतोष, तर नव्हतं संतोष चिल्ला. संतोष पाठवतो पाठवतो पाठवा मग मी त्यांना पण हे करतो. आणखी दुसऱ्यांना घ्यायला चालेल का आपल्या सोबत? हो हो बिंदास घ्या बिंदास घ्या. फक्त मग ते मी- लोक जे आहेत ते आपल्या बरोबर ती हा एकत्र अशी राहिली पाहिजेत, आपल्या बरोबर अटॅचमेंट चांगली पाहिजे. हा शिक्षक लोक घेतो असे चांगलेच आपले जे घ्या घ्या तुमच्या चांगली चांगली तुमच्या लोक शब्दाच्या बाहेर जाणार नाही. होय हो चांगली लोक चांगली लोक. चालेल हो चालेल. मला चिल्लाचा नंबर पाठवा मी त्यांना रेडी करतो. आम्ही दोघं पैसे पाठवून देतो उद्या. होय होय पाठवतो चालेल. चालेल सर ओके थँक्यू. ओके ओके अविनाश. ओके हो हो बाय. चलिए दोस्तों ये हमारे साथ थे, शिमला कुल्लू मनाली में भी थे और आगरा वृंदावन में आगरा में भी थे. यस यस यस। मालूम है कि किस तरीके का हमारा टूर रहता है. हाँ मजा आता है दोस्तों. मजा आता है दोस्तों में. यस यस यस. चला सर चलिए सर थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ थैंक लॉट. यू. यू कैन एंड अप मैडम. Yes.